Okay, now listen to me, everyone, very carefully. Pooja and Kumkum, switch on your cameras. I don't want the cameras to Yes, be ma'am. off. Okay. Now, if you see the DI questions, डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आप चेक करेंगे, राइट, हमने बहुत सारे PYQs भी सॉल्व किए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के. मैक्सिमम क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन पे बेस्ड होता है, राइट. एंड सबसे इजी टेक्निक भी वही रहती है कि आप क्वेश्चन को, DI के क्वेश्चन को रेशियो के फॉर्मेट में ले आएं. देन यू नो द सॉल्विंग बिकम्स इजी. टाइम बहुत कम लगता है, डेसिमल्स में चले जाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. दैट्स वाई आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द DI. तो आज जो प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगी, जो कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाऊंगी, अलॉन्ग विद PYQs ऑफ इटसेल्फ, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो मैथमेटिकल रीजनिंग में पूछा जाता है, राइट. सो दैट ऑल्सो वी विल सॉल्व टुडे, सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी उसे सिर्फ ये नहीं कि बस मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए पढ़ लिया और भूल गए. नो, दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड फॉर DI एज वेल, राइट. क्योंकि यही सेम चीज़ हमें DI में भी काम आएगी. याद है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे DI में, जो कि रेशियो एंड प्रपोर्शंस पर ही बेस्ड थे. सो दैट्स वाई दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट. लेट मी जस्ट present the screen and do let me know if my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is visible. Okay, so let's start with the topic which is ratio and proportion. Now, सबसे पहले रेशो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. दो, एक छोटा सा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. और कॉन्सेप्ट क्या है, और वही चीज जो होती है क्वेश्चंस में भी आती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस में क्या ऐड करूं. वो दो शब्द हैं जो सबसे बेस फाउंडेशन है. बहुत टफ टफ कैट वैट की भी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जब मैं पूछूंगी ना कि टर्म और नंबर में फर्क क्या होता है रेशो के चैप्टर में, तो बच्चा बता नहीं पाता है व्हाट इज अ टर्म एंड व्हाट इज अ नंबर. ठीक है. एक टर्म क्या है और एक नंबर क्या है. सो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि टर्म अलग चीज होती है और नंबर अलग चीज होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, रेशो की डेफिनेशन पर तो बाद में आएंगे, पहले तो टर्म और नंबर का मतलब समझना है. जैसे मैंने कहा कि देर आर 20 गर्ल्स इन क्लास एंड देर आर 40 बॉयज इन अ क्लास. ठीक है. देर आर 20 गर्ल्स इन अ क्लास एंड देर आर 40 बॉयज इन अ क्लास. स्वप्निल, यू विल गेट दिस PDF, डोंट, नो नीड टू राइट. अभी सिर्फ सुन लो मुझे. ठीक है. आपको ये मिल जाएगा रिसोर्स पूरा, आपको लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है. अभी सिर्फ सुन लो, पूरा ध्यान सुनने पे लगाओ. देर आर 20 गर्ल्स इन अ क्लास एंड देर आर 40 बॉयज इन द क्लास. तो 20 गर्ल्स से मेरा मतलब क्या है कि 20 एक एक्चुअल नंबर है, कि हाँ भाई 20 लड़कियां क्लास में बैठी हैं. एंड 40 बॉयज से भी मेरा मतलब क्या है कि 40 एक एक्चुअल नंबर है. नाउ अगर मैं इसका बोलूं कि भैया बताइए गर्ल्स एंड बॉयज का रेशो क्या है, सो यू विल से 20:40. एंड रेशो का मैंने प्रॉपर्टी हमेशा आपको पढ़ाया है, अभी भी आज भी पढ़ाऊंगी. रेशो को वी ऑलवेज एक्सप्रेस इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. प्रॉपर्टी है रेशो का दैट वी ऑलवेज हैव टू एक्सप्रेस रेशो इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो हम जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा रेशो क्या आएगा, 1:2. इजंट इट? यहां तक कोई डाउट है? ये हमारा रेशियो आएगा. No, ma'am. अब ये 1:2 क्या है, ये 1:2 टर्म्स है. 1 एक टर्म है और 2 एक टर्म है. लेकिन नंबर यही है क्या, क्या ये एक्चुअल नंबर है 1 और 2? नो मैम. द एक्चुअल नंबर वर व्हाट, द एक्चुअल नंबर वर 20 एंड 40. हो सकता है नंबर तो कुछ भी हो सकता है. सपोज मैं यहाँ पे नंबर ले लूं, there are 60 girls in the class and there are 120 boys in the class. और 60 और 120 का रेशो, गर्ल्स और बॉयज का रेशो, वो भी क्या आएगा, 1:2 ही आएगा ना. तो टर्म का मतलब अलग होता है और नंबर का मतलब अलग होता है. सो व्हेनेवर, जब भी रेशो का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में आंखें खोल कर ध्यान से देखना कि वो टर्म बोल रहा है या नंबर बोल रहा है. और अब आपको पता है कि टर्म का मतलब क्या होता है और नंबर का मतलब क्या होता है. आर वी क्लियर टिल हियर? किसी को अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो. ठीक है.
चले आगे, ये बेसिक चीज क्लियर है। नंबर कुछ भी हो सकता है जो रेशोज में हम एक्सप्रेस करते हैं, हम तो बचपन से पढ़ते हैं ना 3:4, तो 3:4 नंबर नहीं है बेटा, 3:4 टर्म है रेशोज की, नंबर कुछ और हो सकता है, नंबर इज समथिंग वेरी डिफरेंट, ठीक है। सो अब आते हैं रेशो के बेसिक मतलब पे कि रेशो होता क्या है। ऑलवेज रिमेंबर, रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन हमेशा बराबरी वालों में होता है या अनइक्वल वालों में होता है? कंपैरिजन हमेशा बराबरी वालों में होता है। तो रेशो में हम दो क्वांटिटीज कंपेयर करते हैं, लेकिन वो क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? सेम काइंड की क्वांटिटीज होनी चाहिए, दैट क्वांटिटीज शुड बी ऑफ सेम काइंड। जैसे मैंने बोला कि ए का वेट जो है वो 100 kg है और बी का जो वेट है वो 60 ग्राम्स है, राइट, या 600 ग्राम्स है, लेट्स से। ये कंपैरिजन करना ठीक है। आप 100 kg को 600 ग्राम से कंपेयर कर रहे हो, नो, दिस इज द रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ द रेशो। फॉर यू टू कंपेयर द रेशो, या अगर आप रेशो को एक्सप्रेस कर रहे हैं, द रेशो, द क्वांटिटी शुड बी सेम। यहां पर ये जो क्वांटिटी होनी चाहिए दैट शुड बी सेम। यहाँ पर किलोग्राम है और यहाँ पे ग्राम है, दिस इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। जो क्वांटिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आइदर आप किलोग्राम को ग्राम्स में लेकर आइए, या आप ग्राम्स को किलोग्राम्स में क्या कीजिए? एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, राइट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सो व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिविजन, देन दैट इज नोन एज व्हाट? रेशो, ठीक है। सेम क्वांटिटी को ही कंपेयर कर रहे हैं। जैसे एक पर्सन ए ने ट्रैवल किया 80 किलोमीटर्स एंड बी ने ट्रैवल किया 90 किलोमीटर्स, सो किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स दे आर सेम क्वांटिटी। ए ड्रैंक 9 liters ऑफ मिल्क एंड बी ड्रैंक 6 liters ऑफ मिल्क, तो लीटर्स एंड लीटर्स सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन होना चाहिए। ये आपको चीज याद रखनी है वेन एवर यू आर एक्सप्रेसिंग एनी क्वांटिटीज, और वेन एवर यू आर कंपेयरिंग एनी टू क्वांटिटीज, इट शुड बी ऑफ सेम काइंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नाउ सो रेशियोज इज द कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। सबसे पहला मतलब ही यही होता है, या ये एक प्रॉपर्टी भी होती है रेशो की। द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड 60 किलोमीटर्स टू 90 किलोमीटर्स, द रेशो ऑफ एज 25 ईयर्स टू 30 ईयर्स। यहाँ पर क्वांटिटी क्या है? सेम है, ठीक है। द क्वांटिटी शुड बी सेम, देन ओनली यू कैन डू द कंपैरिजन, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रेशोज में कोई यूनिट नहीं होता, देर इज नो यूनिट इन रेशोज। जैसे मैंने कहा देर आर 60 गर्ल्स इन द क्लास एंड देर आर 120 बॉयज इन द क्लास, ये तो नंबर है, क्या ये रेशो है क्या? 60 लड़कियां और 120 बॉयज, क्या ये रेशो है? नो मैम, दिस इज नॉट रेशो, दिस इज द एक्चुअल नंबर। रेशो क्या होगा? रेशो तो मैम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तो मैम रेशो जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा 1:2, दिस इज द रेशो। क्या इस रेशो में कोई यूनिट है? 1 के आगे गर्ल लिखा हुआ है या 2 के आगे गर्ल लिखा हुआ है क्या? नो, रेशोज में कोई यूनिट नहीं होती। भले ही हम सेम क्वांटिटी की यूनिट्स को कंपेयर करके रेशो निकालते, पर रेशो की इटसेल्फ कोई यूनिट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, 5 पेन की कॉस्ट है 50 रुपीज और 8 पेन की कॉस्ट है 80 रुपीज, तो बताइए 5 और 8 का रेशो, 5 पेन की कॉस्ट का और 8 पेन की कॉस्ट का रेशो क्या होगा? तो मैं आपसे पूछूंगी कि भाई बताइए 5 पेन की कॉस्ट का एंड कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स का रेशो क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि मैम 50/80, और क्योंकि ये 50 रुपीज़ है और ये 80 रुपीज़ है, पर ये तो रेशो नहीं है, क्योंकि रेशो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5:8। 5:8 में कहीं रुपीज़ लिखा है क्या मैंने? नहीं। रेशो में कभी आप यूनिट नहीं लिखते, ना मीटर, ना सेंटीमीटर, ना किलोमीटर, ना ईयर्स, ना कुछ। देयर इट हैज़ टू बी यूनिट फ्री। इवन दो दोनों वैल्यूज हमारे पास रुपीज में थी, 50 रुपीज टू 80 रुपीज, 60 गर्ल्स 120 बॉयज, बट व्हेन वी फाउंड आउट आवर फाइनल रेशो इट वाज एब्सोल्युटली यूनिट फ्री। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है, अगर किसी रेशो को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, बट दैट नंबर शुड बी अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, राइट, तो रेशो में कोई बदलाव नहीं आएगा, रेशो रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेट्स से 3:4 है। अब 3:4 इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, 3/4, फ्रैक्शंस हम पढ़ चुके हैं बड़ी अच्छे से। सो लेट्स से मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ बाय नंबर 6, सो ये हो जाएगा 6 3 18 एंड 4 6 24, राइट। अब वापस आप दोबारा से इसका रेशो निकालिए,
ठीक है, सो ये हो जाएगा 6 3 18 एंड 6 4 24। रेशो चेंज नहीं हुआ, रेशो पहले भी 3:4 था और अब भी रेशो 3:4 ही रहेगा। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई a ratio by any constant non-zero number और when you divide a ratio, रेशो बोल रही हूँ, नंबर नहीं बोल रही हूँ, रेशो मतलब टर्म की बात कर रहे हैं, टर्म की बात कर रहे हैं, ये टर्म और नंबर का ही खेल है इस पूरे रेशो के क्वेश्चंस में। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज होता है तो वो टर्म और नंबर में ही कंफ्यूज होता है, और ये बेसिक चीज बहुत लोग बताते नहीं है और एंड तक पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन एंड तक नहीं पता है कि टर्म और नंबर में फर्क क्या था। ठीक है, सो अगर आप किसी भी रेशो को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, रेशो चेंज नहीं होने वाला, रेशो सेम रहता है। और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशोज भी कहते हैं। जैसे अगेन अभी 4/6 है, लेट्स से यहाँ पर एग्जांपल लिया, सो 4/6 आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया 20:30। सो रेशो आ गया 2:3। तो 4:6 का भी तो रेशो क्या था, 2:3 तो था, 2 2 4 एंड 2 3 6, क्योंकि रेशो हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली अगर आप 4/6 को एक कॉमन नंबर से डिवाइड भी कर दोगे, ठीक है, तब भी आपका रेशो जो है वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई कंक्लूजन कि आपका जो 4:6 रेशो था और 2:3 जो रेशो है, ये दोनों इक्विवेलेंट रेशोज हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है, बट शर्त है कि आप नॉन जीरो नंबर से ही क्या करें, उसको मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, पहले ही बता चुकी हूँ, रेशो को हमेशा फाइनली एक्सप्रेस जब करते हैं तो उनको उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। बचपन में जब 8th स्टैंडर्ड में करते थे तो अगर 12:18 आंसर आ रहा है तो 12:18 ही लिखकर आ गए, आंसर गलत माना जाता था या आधे नंबर कट जाते थे, क्योंकि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या किया, एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है, अभी ये और कैंसिल आउट हो सकता है, 6 2 12 एंड 6 3 18, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए रेशो का, 2:3, पर आप 12:18 लिख कर आए, सही, कई हद तक सही है, बट द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2:3। सो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, जितना वो कैंसिल आउट हो सकता है उतना हम उसको कैंसिल आउट करके उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है भाई, रूल भूल गए क्या क्लास का? एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास, यू कांट कीप योर कैमरास ऑफ। ठीक है, अभी स्टार्ट होगा पीवाई क्यूज, आप ही को बताना है, मैं तो नहीं सॉल्व करूंगी पीवाई क्यूज। चलिए एवरीवन, दीक्षा, कुमकुम एंड पूजा, स्विच ऑन योर कैमरास। नेक्स्ट इज the order of the terms in the ratio. Now see, just see the property very carefully. Terms in the ratio, term की बात हो रही है, रेशो के टर्म का ऑर्डर मायने रखता है, मैटर करता है। 4:3 इज नॉट इक्वल टू 3:4, नहीं भैया, ये बराबर नहीं है। सीक्वेंस यहाँ पर मायने रखता है, ऑर्डर चेंज करने का मतलब ही चेंज कर दिया आपने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही हूँ, सपोज देर आर 40 बॉयज इन द क्लास एंड देर आर 30 गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि भाई बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशो बताइए, तो आपने बोला मैम वेरी सिंपल 4:3, लेकिन आप कोई एक कहेगा नहीं मैम 3:4। 3:4 कहने से का मतलब क्या है कि देर आर 30 बॉयज एंड देर आर 40 गर्ल्स, मतलब चेंज हो गया या नहीं? इज दिस सिमिलर टू दिस? No, ma'am. एंटायरली द मीनिंग गॉट चेंज। तो रेशो में सीक्वेंस जो है आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, द सीक्वेंस मैटर्स इन द रेशो, राइट? ठीक है, सो एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा। लास्ट जो मैं शुरू में, आखिरी प्रॉपर्टी जो आती है रेशो की, जो मैं शुरू में ही समझा चुकी हूँ, रेशो का मतलब नंबर नहीं होता। मैंने कहा 1:2, ये कोई नंबर नहीं है। अब बता दो, अब ये क्या है 1:2 अगर नंबर नहीं है तो? Terms. These are terms of the ratio. These are what? These are terms of the ratio. नंबर कुछ और हो सकता है मैम, लेट्स से 40:80 है तो नंबर हो सकता है 4 1 4, 4 2 8, तो एक्चुअल नंबर तो मैम 40 था और एक्चुअल नंबर क्या था, 80 था, ये नंबर होता है। तो जब भी रेशो का क्वेश्चन देखोगे ना, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना टर्म वाले शब्द पे और थोड़ा सा ध्यान देना नंबर वाले शब्द पे, फिर आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी मुझे निकालना क्या है, मुझे टर्म निकालना है, मुझे नंबर निकालना है, मुझे किस में क्या ऐड करना है। बस ये दो चीज़ों का आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ये जो टर्म्स होते हैं रेशो की, लेट्स से A:B है, अब इसमें A जो है वो एंटीसीडेंट कहलाता है
और b जो होता है वो क्या कहता है, कहलाता है कॉन्सिक्वेंट टर्म कहलाता है रेशो का. a इज नोन एज द एंटीसीडेंट टर्म एंड b इज नोन एज द कॉन्सिक्वेंट टर्म ऑफ द रेशो. ठीक है, और इनका ऑर्डर जो है आप चेंज नहीं कर सकते. देन मूविंग ऑन, सो ये मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल बता चुकी हूँ, फिर भी देख लो. द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 12:11. मैंने कहा the ratio of boys and girls in the class is 12:11. That means हर 12. तो क्या मैंने कहा कि भाई लड़कों का और लड़कियों का रेशो 12:11 है, क्या मैंने ये कहा कि एक्चुअल में बॉयज 12 हैं क्लास में और गर्ल्स 11 हैं क्लास में? मैंने ये नहीं कहा. Oh. वो तो ये तो क्या हो गया मैम, एक्चुअल नंबर की बात कर रहे हो आप. नंबर कुछ भी हो सकता है क्लास में 120 लड़के और 110 लड़कियां हो, तब भी तो रेशो क्या आएगा, 12:11 ही आएगा. नंबर कुड बी एनीथिंग. मैंने रेशो कहा कि भाई लड़के और लड़कियों का रेशो 12:11 है. दैट डज नॉट मीन कि 12 ही लड़के हैं और 11 ही लड़कियां. हो भी सकता है, ये भी तो सही है ना बात. 12 बॉयज हैं और 11 गर्ल्स हैं, तब भी रेशो 12:11 आएगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. नंबर कुड बी एनीथिंग, पर उस नंबर का रेशो जो है, जो टर्म जो है, वो है आपका 12:11. ठीक है, आर वी क्लियर टिल हियर द बेसिक छोटी छोटी बातें ऑफ रेशो? Yes, ma'am. ठीक है. My mentor says, one of my digital mentors says, take care of the small things, the big things will automatically take care of themselves. ठीक है, हमें लगता है ना छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देनी चाहिए, नहीं. My digital mentor says, take care of the small things, the big things will always ऑटोमेटिकली फॉल इन टू प्लेस. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आते हैं, चलिए बिफोर कमिंग, चलो रेशो पूरा ही कंप्लीट करवा देती हूँ. अब कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है, पहले तो हम PYQs करेंगे, बट कुछ ऐसे सैम्पल क्वेश्चंस बता रही हूँ जिसपे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, और जो हम बहुत पहले भी मतलब कभी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर याद है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम बचपन में कभी पढ़ा करते थे, हमने फ्रैक्शंस में भी बहुत डिटेल में बड़े अच्छे से पढ़ा है. और अब तो चाहे टेल मी, अब तो किसी भी तरीके का फ्रैक्शन आ जाए, प्रॉपर इम्प्रॉपर, डिफरेंस सेम हो डिफरेंस अलग हो, सॉल्व हो जाएगा ना बाकी सबसे, जिन्होंने अटेंड किया है वो सेशन. ठीक है, जिन्होंने नहीं अटेंड किया, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगी, एक बार जरूर सेशन को देख लेना. किसी भी तरीके का फ्रैक्शन आ जाएगा एग्जाम में, विद इन 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, विद इन 1 मिनट शॉर्टकट ट्रिक मैंने सिखाई है, आप उससे सॉल्व कर लेंगे. चलिए, अब ऐसा ही क्वेश्चन जैसा फ्रैक्शन में सिखाया ना, ऐसा ही PYQs में कई कई बार रेशोज में भी आ सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं एक सैम्पल क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको. 7:8, 11:6, 7:10 एंड 5:6. ये 4 आपको रेशोज दे रखे हैं. ठीक है, और आपको बोला गया है अरेंज द रेशोज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, छोटे से बड़ा जो है अरेंज कीजिए. अब जिन्होंने फ्रैक्शंस पढ़ा है उनके लिए तो बड़ा आसान है. सेम ट्रिक आपको फॉलो करनी है जो मैंने फ्रैक्शंस की सिखाई, कुछ अलग फॉलो नहीं करना है. ठीक है, ये फ्रैक्शन हो जाएगा 7/8, ये हो जाएगा 11/6, ये हो जाएगा 7/10 और ये हो जाएगा 5/6. सबसे पहले तो मुझे देख कर बताओ ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है फ्रैक्शंस. Improper. ठीक है, ये वाला प्रॉपर है, ये वाला प्रॉपर है, ये वाला प्रॉपर है, बस इसमें से, सॉरी ये 1:6 है, 11:6 नहीं है, ये 1:6 है. दिस इज 1:6. लेट मी जस्ट इरेज इट. दिस इज 1:6. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस है. प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है. ठीक है, फ्रैक्शंस की ट्रिक भी मैंने आपको बताई है. सो ये चारों के चारों कौन से फ्रैक्शंस है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है. ठीक है, अब शॉर्टकट वाले मेथड से भी चाहो तो कर सकते हो, जो ट्रिक सिखाई है उससे भी कर सकते हो, और नहीं तो लंबा मेथड LCM वाला है उससे भी कर सकते हो. मैंने आपको सारी ट्रिक्स जो है बता दी है. जिन्होंने फ्रैक्शंस वाला नहीं देखा है मैं लिंक दे दूंगी, प्लीज आप चेकआउट कर लीजिएगा उस वीडियो को. ठीक है, मैं यहाँ पे LCM मेथड से सॉल्व करके बता देती हूँ. सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि पहले तो लाइक फ्रैक्शंस में इनको क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए. लाइक फ्रैक्शंस मतलब सबका डिनोमिनेटर क्या कर देना है, सेम कर देना है. Same. ठीक है,
लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दो। ये तरीका तब अपनाना है जब आपको कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं आती है। वैसे मैंने आपको सारी शॉर्टकट ट्रिक सिखा दी है। ये लंबा तरीका है भाई, कुछ भी याद नहीं आ रहा, हाय मैम मैं तो शॉर्टकट ट्रिक भी भूल गई, मैं तो सब भूल गई, मैं तो ये भी नहीं आता, मुझे तो वो भी भूल गई, ये भी याद नहीं है, वो भी याद नहीं है, तो ये तो फिर आखिरी रिसॉर्ट है आपके लिए, ठीक है। दिस बाय दिस यू कैन सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले यू कैन टेक द एलसीएम। एलसीएम लेने की भी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। टेक द लार्जेस्ट नंबर 10 है इसमें, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर की टेबल में जाइए। 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, जो भी टेबल में आप टेबल बोलते जाएंगे ना, जैसे 20, 10 टू ज़ा 20 आया, 10 थ्री ज़ा 30 आया, वो नंबर चेक कीजिए इन बाकी 3 नंबर्स से। जितने भी नंबर्स का आपको एलसीएम लेना है वो नंबर उस नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए। 28 से डिवाइड हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 36 से डिवाइड हो जाएगा, 36 से डिवाइड हो जाएगा, पर 8 से नहीं होगा, तो यानी 10 टू ज़ा 20 नहीं ले सकते। 38 से नहीं होगा तो 30 भी नहीं, 40 भी नहीं, 40 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, 68 से नहीं जाएगा, 70 भी नहीं होगा, 80 भी नहीं होगा, 120 होगा। हाँ 120 होगा, 90 भी नहीं होगा, हाँ 90 भी नहीं होगा, 106 से नहीं जाएगा, 110 भी नहीं जाएगा, 110 12 ज़ा 120, ठीक है। तो आप लॉन्ग मेथड से भी एलसीएम ले सकते हैं। मैंने शॉर्टकट फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में सिखाई थी आपको ट्रिक। सो द एलसीएम वुड बी 120, ठीक है। अब एलसीएम 120 आ गया। एलसीएम 120 आने के बाद मैंने आपको बोला था कि ये जो 7/8 है, इसको मुझे ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर में 120 आ जाए, मुझे लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सबका बराबर करना है। तो 8 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 120 आ जाए, ठीक है। 1 to 20 की टेबल्स, 1 to 20 के रूट्स ये पता होने चाहिए, ठीक है। आप एनटीए नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो 1 to 20 की टेबल्स और 1 to 20 के रूट्स ये आपको पता होने चाहिए। सो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। सो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल बी 105/120, ठीक है। सिमिलरली 1/6 नेक्स्ट फ्रैक्शन, 6 को ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि इज इक्वल्स टू में 120 आ जाए, ठीक है। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये हो जाएगा 20/120। देन द फ्रैक्शन कम्स 7/10, सो 10 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 120 आ जाए, ठीक है। सो इट दिस द नंबर वुड बी 12। देन नेक्स्ट इज, सो ये हो जाएगा 12 7 84 एंड दिस इज 120। एंड देन नेक्स्ट 5/6 विथ व्हाट नंबर यू कैन मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो जाएगा 100/120। क्या सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए क्या? सब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, यस और नो? Yes, ma'am. यस। ठीक है, सब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। अब बताओ क्या करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप पढ़ के आए होंगे सब, याद होगा सबको। अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं देखना है। दिस ये मैं इरेज कर देती हूँ जहां से हम ये लेकर आए, ठीक है। आई जस्ट इरेज ऑल ऑफ दिस। अब बस इन फ्रैक्शंस को देखो, जब मैंने आपको बताया है जब फ्रैक्शंस सारे लाइक फ्रैक्शंस में बदल जाते हैं, डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाता है, तो बस न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर तो सेम है सबका, तो मैम कंपेयर करने के लिए बचा मेरे पास क्या? बचा ही न्यूमरेटर। जब सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर ही सेम है तो कंपेयर किससे करोगे, छोटा बड़ा, न्यूमरेटर इससे ही कंपेयर करोगे। मैंने आपको बताया जब डिनोमिनेटर सब सेम है और न्यूमरेटर से कंपेयर करना है तो जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट न्यूमरेटर ओवर हियर? 105. 105 इज द लार्जेस्ट न्यूमरेटर। तो 105 क्योंकि लार्जेस्ट न्यूमरेटर है तो ये मेरा फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये मेरा रेशो भी क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट रेशो हो जाएगा या लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। 105 कहाँ से आया था भाई? 7/8. 7/8, तो ये मेरा लार्जेस्ट हो जाएगा। और सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है जस्सी? 1/6 वाला। 1/6. ठीक है, ये 20 वाला सबसे छोटा है, ये 20 वाला कहाँ से आया था, 1/6 से आया था। सो ये मेरा सबसे क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या स्मॉलेस्ट रेशो, ठीक है। स्वप्ने लाया समझ में? यस मैम।
कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? जब भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस हो तो एक ट्रिक है, आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर जो भी नंबर आए सारे फ्रैक्शंस को हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में बदलने की कोशिश करते हैं। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या, कि सबका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब सबका डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया और अब सिर्फ कंपेयर करने के लिए न्यूमरेटर बचा है, तो जो सबसे छोटा न्यूमरेटर वो सबसे छोटा फ्रैक्शन, जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि 7:8 जो है वो सबसे लार्जेस्ट रेशो है और 1:6 सबसे स्मॉलेस्ट रेशो है। ठीक है, अब तो अरेंज कर लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो क्वेश्चन में चेक कर लेना जो भी आपको बोला गया हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट इज 7:8 एंड सबसे स्मॉलेस्ट इज 1:6। ठीक है, फिर ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए, एक तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है आपके लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए। ठीक है, मैंने रेशो के फॉर्म में भी आपको समझा दिया है, तो प्लीज डर मत जाना कि रेशो आ गया। अब रेशो में भी समझा दिया है, फ्रैक्शंस में भी समझा दिया। अब आपको दुनिया का कोई भी असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए दे दें, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, डिफरेंट, सेम हो, अलग हो, सारे आप जो हैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं विथ द शॉर्टकट ट्रिक्स। चलिए, और कैसा क्वेश्चन, छोटा मोटा, अगर किस्मत अच्छी है कभी पेपर इजी आ जाता है तो कैसा आ सकता है क्वेश्चन, जैसे ऐसा आ सकता है, if a is to b is equal to 6:5 and b is equals to c is equals to 3:2, फाइंड a is to c, a is to c का रेशो आपको क्या करने को बोल रहा है, फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, a is to b 6:5 बोल रहा है एंड b is to c का भी एक कोई रेशो बोल रहा है, तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मुझे a is to c फाइंड आउट करना है। a is to c, a बाय बी मल्टीप्लाइड बाय b बाय c से फाइंड आउट हो जाएगा क्या? यस, बिल्कुल हो जाएगा मैम। b और b तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, a is to c तो बचेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, सो ये हो जाएगा 10। सो ये आपका जो फाइनल टर्म हो जाएगा a is to c, इसको फाइनल कैंसिल आउट कर लेना, 2 9 18, 2 5 10, तो आपका a is to c हो जाएगा 9:5। ठीक है, तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, दो इजी है, कम ही आता है पर आ सकता है फिर भी। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डीआई के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें डीआई में आपको निकालनी पड़ती है, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको निकालनी पड़ती है, सो दैट्स वाई मैं समझा रही हूँ। ठीक है, सो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब हो जाएगा ये फाइंड, जैसे सपोज एक और क्वेश्चन देती हूँ, a is to b is equals to 5:9 and b is equals to c is equals to 3:10, फाइंड द रेशो ऑफ a is to c। चलो कैलकुलेट करो और बताओ क्या आएगा a is to c का रेशो। One 1:, 3:18. 3:18, फाइनल फाइनल कैंसिल आउट करोगे स्वप्निल उसे, तो वो क्या हो जाएगा, 1:6 ही हो जाएगा। ठीक है, 1:6, 3/18, सो 3 6 18, सो 1:6 वुड बी द फाइनल रेशो। को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है, तो उसे फाइनल कैंसिल आउट। हो गया स्वप्निल, आ गया आंसर। चलिए, सो एक इस तरीके का जो है वो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। बाकी और जो पीवाईक्यूज आते हैं वो मैं आगे करवाती हूँ। नेक्स्ट आता है टॉपिक प्रपोर्शन। प्रपोर्शन भी साथ में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि पीवाईक्यूज में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, रेशो और प्रपोर्शन एक साथ भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन कुछ नहीं है, जब दो रेशोज बराबर होते हैं उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं। एक ऐसी इक्वेशन दो रेशोज को इक्वेट कर देती है, बराबर कर देती है, तो हम कहते हैं कि ये दो रेशोज क्या हैं, प्रपोर्शन में है। व्हेन टू रेशोज आर इक्वल देन दोज टू रेशोज आर सेड टू बी इन
प्रपोर्शन, राइट? यही होता है प्रपोर्शन का मतलब, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो अगर A:B का कोई रेशो है वो C:D के इक्वल है, राइट? तो हम कहेंगे, तो हम इसे एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, A:B इज इन प्रपोर्शन विथ C:D। ये किसका साइन होता है? ये साइन होता है प्रपोर्शन का साइन। दिस इज द साइन ऑफ प्रपोर्शन। एंड अगेन A इसमें एंटीसीडेंट टर्म है और B इसमें कॉन्जिक्वेंट टर्म है। A is antecedent and B is the consequent term. So if 2:3 is equals to 4:6, then 2/3 is equals to 4/4/6, क्योंकि दोनों क्या है? प्रपोर्शनल में है। तो या तो इक्वल, वैसे इक्वल नहीं लगाते, प्रपोर्शनल का साइन होता है ये, दिस इज द साइन ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, नाउ अब कभी कभी क्या होता है, चेक करने के लिए आ जाता है कि भाई ये 4 रेशोज बताइए प्रपोर्शन में है या नहीं है। चेक वेदर दीज 2 रेशोज आर इन प्रपोर्शन और नॉट। ठीक है, तो वो तो हम देख लेंगे कि प्रपोर्शन में है नहीं, पर उसके लिए भी वी नीड टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। अब प्रॉपर्टीज क्या है प्रपोर्शन की? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, जैसे 2 रेशोज जब इक्वल हैं, A/B इज इक्वल्स टू C/D, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? दैट AD इज इक्वल्स टू BC। और मैंने आपको बताया है दैट D और B जो होते हैं वो क्या कहलाती है? मीन्स कहलाते हैं। एंड A और C क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स कहलाती हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के क्या होता है? इक्वल होता है। अगर अगर 2 रेशोज प्रपोर्शन में है, अगर, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ 2 रेशोज आर इन प्रपोर्शन, देन इन दैट केस ओनली AD इज इक्वल्स टू BC, या मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम के प्रोडक्ट्स के क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए भी भाई मीन टर्म किसे कहते हैं और एक्सट्रीम टर्म जो होता है वो किसे कहते हैं। कभी कभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि फाइंड द मीन टर्म्स या फाइंड द एक्सट्रीम टर्म्स। तो आपको पता होना चाहिए भाई मीन किसको कहते हैं और एक्सट्रीम्स जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, सो यस स्वप्निल। Ma'am, can you please repeat it, this concept? बिल्कुल बिल्कुल, हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इफ A:B इज इक्वल्स टू C:D, लेट्स से 2 रेशो है 2:3 एंड 4:6, ये आपस में प्रपोर्शन में है, यानी आपस में दोनों इक्वल हैं। सो इस केस में क्या होगा? 2:3 का मतलब 2/3 एंड 4:6 का मतलब 4/6। अब आप इसे इक्वेट करेंगे, यानी कहने का मतलब ये कि 2 और 6 का जो प्रोडक्ट है वो 4 और 3 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दैट मीन्स 12 जो है वो 12 के इक्वल होगा, अगर ये 2 रेशोज प्रपोर्शन में हैं तो, अगर ये 2 रेशोज बराबर हैं तो। इन दैट केस ओनली A/D, A मल्टीप्लाइड बाय D इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाइड बाय C, तभी AD जो है वो BC के इक्वल होगा, जो कि अभी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आई होप अब क्लियर है स्वप्निल। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आ सकता है? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन? ठीक है, मेरी ड्यूटी पूरा बेसिक पढ़ाने की है, फिर उसी के बाद ही हम डायरेक्टली जो है वो PYQs पे क्या करेंगे? जंप करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है 4 तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, 4 भी नहीं एक्चुअल में 3 तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। या तो आपसे मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने को बोल देगा, या तो आपको 4th प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने को बोल देगा, या तो आपको 3rd प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने को बोल देगा। ठीक है, यही 3 चीज़ें हैं जो बनती हैं, बाकी उसके अलावा और कोई चीज़ जो है वो बनती नहीं है। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ आगे, बट उससे पहले भी इन 3 क्वेश्चंस, उन 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले भी एक प्रॉपर्टी आती है, पहले उस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वी विल सी द क्वेश्चंस एक साथ ही। नेक्स्ट आता है इन्वर्ट एंड, जस्ट अ सेकेंड, अगर सपोज कोई बोले, वैसे तो आएगा नहीं क्वेश्चन, पर फिर भी अगर कोई बोले कि क्या ये, जैसे अब क्योंकि हम NTA का एग्जाम दे रहे हैं तो NTA थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता है। ठीक है, NTA समटाइम्स चेंज द पैटर्न। ठीक है, अब जैसे NTA पूछ सकता है 10:8 प्रपोर्शनल 15:12, ऐसे करके ना वो 4 प्रपोर्शनल्स लेट से लिख देता है आपके लिए।
ठीक है, 4 अलग अलग प्रोपोर्शनल्स यानी 4 अलग अलग रेशोज 2 इक्वल करके आपके लिए लिख देता है, और आपसे बोलता है आइडेंटिफाई विच 4 ऑफ देम इज इनकरेक्ट। ज्यादातर इनकरेक्ट ही पूछता है ना एनटीए तो। अब हमसे 8 स्टैंडर्ड वाला तो सवाल नहीं पूछेगा ना कि बताइए ये प्रपोर्शन में है या नहीं, ठीक है, वो तो एनटीए है, तो वो आपसे चारों चेक करवाएगा, आपका टाइम पूरा वेस्ट करवाएगा, राइट। तो इस तरीके का क्वेश्चन एनटीए पूछ सकता है कि आपको 4 टाइप के प्रोपोर्शनल्स दे दे और आपको बोले कि बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो यानी इनकरेक्ट वही होगा जो प्रोपोर्शनल में नहीं होगा, जिसमें ये साइन गलत लगा हुआ है वही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा दैट वेदर एक्चुअल में ये टर्म्स प्रोपोर्शनल में है या नहीं है। सो इन दैट केस आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो काम आएगी। सो अगर मैं चेक करूं 10/8 एंड 15/12, जस्ट चेक इट वेदर दे आर इन प्रपोर्शन और नॉट, तो यस दे आर एब्सोल्युटली इन प्रपोर्शनल। तो ये वाला जो है वो करेक्ट है, इसमें से एक होगा कि जो प्रपोर्शनल में नहीं होगा, आपको वो आइडेंटिफाई करके क्या करना है, टिक मार्क करना है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एनटीए आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे अगेन 25, 10, 15 एंड 4, ठीक है, क्या ये टर्म्स प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो चेक करके देख लेते हैं भाई, 25/10 एंड 15/4, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 150 एंड Yes, 25 ma'am. फोर नहीं है भाई, यस मैम, कहाँ से 150 इक्वल है क्या 100 के, नहीं है। सो No, दी ma'am. दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, ये रेशोज आपस में इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इन प्रपोर्शनल। भाई 25:10 एंड 15:4, बीच में मैंने साइन प्रपोर्शनल का लगा रखा है, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट A/B और C/D यानी BC जो होना चाहिए वो AD के बराबर होना चाहिए, पर यहाँ पर नहीं आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल, सो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। क्लियर, आ गया समझ में। तो हो सकता है 4 रेशोज आपको दे दे और पूछ ले आपसे कि भाई आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन या आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, ठीक है। सो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पुट अप कर सकता है एनटीए, ठीक है। चले आगे, Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट आता है अब एक और टाइप का क्वेश्चन, एक्स टाइप क्वेश्चन। 14:35 प्रपोर्शनल 18:x, ऐसा आ गया तो फिर फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। यस बिल्कुल कर सकते हैं, सेम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, 14/35 इज इक्वल्स टू 18/x, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। हो जाएगी एक्स की वैल्यू फाइंड, एक्स की वैल्यू 14x इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाइड बाय 14, क्या होता है 35 मल्टीप्लाइड बाय 14, 630। 490. sorry 35 multiplied by 18 not 14, 35 में 630. 30. 630, so x is equals to 630 by 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 and 4 45. 45, ठीक है। तो आपका x हो जाएगा 45, ठीक है। सो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि x का टर्म फाइंड आउट कीजिए। अब यहाँ पे मैंने यहाँ x रखा है तो हो सकता है वो कहीं और x पुटअप रख के आपको क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए पूछ लें, ठीक है। एक और देख लो क्वेश्चन, लेट्स से x/9 इज इन प्रपोर्शन टू 28:12, ठीक है। तो यहाँ पर x फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा x/9 इज इक्वल्स टू 28/12, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12x इज इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाइड बाय 9 करना, क्या होता है 28 336. 252 एंड x इज इक्वल्स टू 252/12 252. 21। 21. 21. 21, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा आपका 21, ठीक है। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। चलें आगे समझ में दोनों टाइप्स के क्वेश्चन, Yes, ma'am. ठीक है। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मैं बता देती हूँ। हाँ एक और टाइप का, चलो फोर्थ प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल वो भी बता देती हूँ। चलो फोर्थ प्रोपोर्शनल आए हैं तो यहाँ पे बता ही देती हूँ। एक क्वेश्चन आ सकता है लाइक जैसे फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं आपसे फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। सो लेट्स से आपको दे दिया 36, 45, 16,
ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करो। ठीक है, प्रोपोर्शनल में भी एक मीन प्रोपोर्शनल होता है, एक थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, एक फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। पहले तो फोर्थ प्रोपोर्शनल से यहाँ पे सिंपल मीन और थर्ड पे भी आएंगे, उसके लिए एक प्रॉपर्टी समझानी पड़ेगी, वो प्रॉपर्टी जब आएगी तब उसका भी क्वेश्चन कराऊंगी। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब है यहाँ पे चौथा टर्म। ही इज आस्किंग यू द फोर्थ टर्म बताइए, उसको फोर्थ टर्म पूछना है आपसे, यही मतलब होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल का। ठीक है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। लेट्स से अगर आपने इसको ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है, तो आप फोर्थ प्रोपोर्शनल को क्या मानेंगे, डी मानेंगे। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी डी। और आपको पता है, अब ये वो बोल चुका है ये प्रोपोर्शंस में है, तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी, द क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी। सो नाउ यू नो 36/45 इज इक्वल्स टू 16/d, या x जो भी आप मान रहे हो उस टर्म को, जो भी आप उस टर्म को मान रहे हैं, यू टेक दैट x या y z वट एवर एंड यू फाइंड आउट द इक्वेशन। सो 36d इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 16, 6 5 30, क्या आएगा 45 इंटू 16, 7 675 45 मल्टीप्लाइड बाय 16, आंसर 720। है। 20 है क्या आंसर? 45 into 16 is 720. So 36d is here 720. D is equals to 36 2s are 72. तो d is equals to 20. ठीक है, d is equals to 20 would be the answer. तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सो एक इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगेन काम प्रॉपर्टी ही आएगी हर जगह पर, घुमा फिरा कर आपको काम हर जगह प्रॉपर्टी ही आएगी। सो ऐसा फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल भी पूछते हैं, वो प्रॉपर्टी आएगी तब बता दूंगी। ठीक है, सबको क्लियर है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी, द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन। अब इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन्वर्ट कर दें अगर प्रपोर्शंस को, यानी दो रेशोज को जो बराबर हैं। रेशोज में मैंने मना किया था, रेशोज में मैंने कहा था a/b इज नॉट इक्वल टू b/a, रेशो था वो, ये प्रपोर्शन है। ठीक है, तो थोड़ा प्लीज डिफरेंस ध्यान से सुनना, रेशो में ये गलत है, गुनाह है, इन ऑर्डर को इधर उधर करना गलत है, रेशो में मीनिंग ही बदल जाता है रेशो का। लेकिन मैं प्रपोर्शन में, अभी मैं प्रपोर्शन की बात कर रही हूँ। अगर दो रेशोज बराबर हैं, अगर इफ टू रेशोज आर इक्वल, अगर वो दो रेशोज बराबर हैं यानी वो रेशोज प्रपोर्शन में है, दैट मीन्स उनके रेसिप्रोकल्स भी बराबर ही होंगे, उनके रेसिप्रोकल्स भी प्रपोर्शन में ही होंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक ना कभी कभी डीआई में काम आ जाएगी। तो जैसे लेट्स से सपोज 2:3 और 4:6 आपस में प्रपोर्शन में है। अब ये 2:3 इज इक्वल्स टू 4:6। 2:3 को मैं लिखूंगी फ्रैक्शन फॉर्म में 2/3 और 4/6 को मैं लिखूंगी 4/6। लेकिन इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, 2/3 को 3/2 कर दूं और 4/6 को 6/4 कर दूं, तब भी ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। रेशो में नहीं, प्रपोर्शन में इक्वल होगा। रेशो में नहीं है, रेशो में 2:3 और 3:2 दोनों को इक्वल नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी के खिलाफ चले जाएंगे। रेशो में रेसिप्रोकल बराबर नहीं होते। लेकिन जब दो रेशोज बराबर हैं, जब दो रेशोज प्रपोर्शन में हैं, तो उनके रेसिप्रोकल्स भी, उन रेशोज के रेसिप्रोकल्स भी प्रपोर्शंस में होंगे। ठीक है, क्लियर है आगे समझ में? मैम लेकिन टर्म तो दोनों में सेम ही है ना, मतलब भले रेशियो या प्रोपोर्शन हो। यस, टर्म दोनों में सेम है, पर टर्म को मैंने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे जैसे टर्म होगा 20:30 और यहाँ पे हो जाएगा 30:20। नंबर को मैंने क्या कर दिया, नंबर को मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया। ठीक है, लेकिन पास वाला नंबर भी फिर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, पास वाला नंबर भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर 20:30 को आप 30/20 कर रहे हो, तो और 40:60 को भी आप फिर क्या करोगे, 60:40 करोगे, तो इक्वेट करके देख लो, बराबर ही आएगा। 2/3 इज इक्वल्स टू 2 2 4, 2 3 6, ये भी 2/3 है, और यहाँ पर 3/2 है, तो यहाँ पर इसको इक्वेट करोगे तो ये 3/2 ही आ रहा है। आया समझ, नहीं आया? जैसे चलो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 2:3 हमने बोला 4:6 के इक्वल है। 2:3 लेट्स से मैं नंबर मान रही हूँ 20 होगा या 30 होगा, कुछ भी हो सकता है नंबर। मैं मान रही हूँ एक्चुअल नंबर इज 20:30 और यहाँ पर एक्चुअल नंबर मैं मान रही हूँ 40:60।
ठीक है, 40/60 नंबर होगा। अब आप यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि भाई हाँ 2:3 और 4/6 इक्वल है, ये भी 2 2 4, ये भी 2 3 6 इक्वल है। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, नंबर्स को मैंने उल्टा कर दिया, 30/20 कर दिया और इधर 60/40 कर दिया, और दोबारा से चेक करने की कोशिश करी, तब भी मैंने देखा 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2, यहाँ पर 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 आ रहा था, और यहाँ पर 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो जब दो रेशोज प्रपोर्शन में है और फिर हम उसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तब भी वो प्रपोर्शन में ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है प्रपोर्शंस की। नेक्स्ट आती है ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शंस। The first term, the third term is equals to second term and the fourth term। यानी कुछ भी नहीं है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है। ये तो हम आइडियली ऐसा लिखते हैं, ठीक है, आइडियली A:B हम बोल रहे हैं, C:D आपस में प्रपोर्शन में है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, ये A ले लूं और यहां से ये C ले लूं और ये B ले लूं और ये D ले लूं, ये भी जो है वो क्या है, इक्वल है। यानी ऑल्टरनेट टर्म्स के भी अगर मैं रेशो बनाने की कोशिश करूं, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। A:C, B इक्वल हो जाएगा B:D के। ऑल्टरनेट टर्म्स, दीज आर ऑल्टरनेट टर्म्स के जब आप रेशो बनाएंगे, वो भी रेशोज भी आपको किस में मिलेंगे, प्रपोर्शन में। इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन, नॉट रेशो। ठीक है, सो इसमें करके देख लेना, 2:3 एंड 4:6। अब यहाँ पर ऑल्टरनेट, ये 2 को किसके साथ पेयर अप करेंगे हम, विथ whom we will pair 2, 4 के साथ। 4 4 के साथ। तो 2:4 इज इक्वल्स टू, देन हम पेयर करेंगे 3 को, हम पेयर करेंगे 6 के साथ, सो 3:6। सो ये हो जाएगा 1:2 और 1:2। ये भी दोनों क्या है, इक्वल ही हैं। ठीक है, ये भी दोनों क्या है, इक्वल ही है। 1:2, इसको कैंसिल आउट करोगे तब भी 1:2। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी भी प्रपोर्शंस की, याद रखना, कभी जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे ना, वहाँ ये प्रॉपर्टीज कभी कभी लग जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, बस वो है कि आपको प्रॉपर्टी कितनी याद रहती है। सो दिस इज द ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट आती है कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन। जो बाकी पहले के अभी जो बैठे हैं सेशन में, उन्हें तो पता है कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी के बारे में। कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी, बहुत यार मैम बहुत कोई टफ DI आ गया ना, ठीक है, क्योंकि हम तो JRF को एम कर रहे हैं, कोई टफ DI आ गया ना कि एकदम ही एक्सट्रीम टफ वाला है, वहाँ कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी लग जाएगी कि हाँ बिल्कुल पीछे ही पड़ना है, कि भाई JRF तो क्लियर ही नहीं करवाना है, क्योंकि NTA सेट ही वैसा करता है कि 38-40 आपका स्कोर आया उसमें पेपर 1 में। ठीक है, तो इतना ही बिल्कुल पीछे ही पड़ गया कि बहुत टफ ही DI बनाना है, तो वहाँ उन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी आपकी लग रही होगी। ठीक है, सो इफ A:B इज इक्वल्स टू C:D, तो कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A और B को जोड़ दो और उसका रेशो सेकंड टर्म के साथ लो, B के साथ, एंड C+D को जोड़ दो, उसका रेशो भी सेकंड टर्म के साथ लो, उस रेशो के फोर्थ टर्म के साथ लो, दैट इज D के साथ। ठीक है, तब भी क्या आएगा, रेशो सेम ही आएगा। करके देख लेना इस रेशो में भी। ठीक है, और ये सिर्फ मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से ही सारी प्रॉपर्टीज इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ऐसा नहीं है ये दूसरे रेशो में अप्लाई नहीं होगी, आप किसी भी रेशो प्रपोर्शन में कोई रेशोज हो आप अप्लाई करके देख लेना, सारी प्रॉपर्टीज सब में अप्लाई होंगी। मैंने एक एग्जाम्पल से इसलिए समझाया है ताकि आपको हर एक प्रॉपर्टी टाइम बाय टाइम प्रूव होती हुई दिखाई दे, राइट। सो 2+3 का रेशो आप 3 के साथ लीजिए, एंड 4+6 का रेशो आप 6 के साथ लीजिए। सो 2+3 इज 5, 5:3 आएगा, एंड 10:6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 5:3 इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 2 5 10 एंड 2 3 6, तो 5:3 इज इक्वल टू 5:3। आ रहा है या नहीं, प्रूव हो रही है कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी, यस और नो, राइट। सो एडिंग द एंटीसीडेंट टू द कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को जोड़कर, ठीक है, उसका रेशो जब हम लेते हैं तब भी रेशोज प्रपोर्शन में ही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। अ क्विक रिकैप ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पता ही है। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, रेशो को रेसिप्रोकेट कर दो, A:B आप कह रहे हो C:D के बराबर है, यानी A/B C/D के बराबर है,
तो बी बाय ए भी डी बाय सी के बराबर ही होगा। रेसिप्रोकेट कर दोगे रेशोज को, तब भी वो क्या हो जाएंगे, प्रपोर्शन में ही रहेंगे। उनकी जो प्रपोर्शनल, जो इक्वल होने का कैरेक्टरिस्टिक है वो लॉस्ट नहीं होगा। ये कहती है इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी कि रेशोज को उल्टा कर दो तब भी वो प्रपोर्शन में ही रहेंगे, अगर वो पहले प्रपोर्शन में थे तो। ऑल्टर्न एंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, रेशोज उनके ऑल्टरनेट टर्म्स के साथ, ए को सी के साथ पेयर अप कर लो एंड बी को डी के साथ पेयर अप कर लो, तब भी वो क्या रहेंगे, प्रपोर्शन में ही रहेंगे। उनका जो इक्वालिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं खोएगा। दैट इज द ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन। एंड कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को ऐड करके सेकंड टर्म के साथ प्रपोर्ट रेशो लो, और यहाँ पर भी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को ऐड करके फोर्थ टर्म के साथ रेशो लो, तब भी वो क्या रहेगा, प्रपोर्शन में ही रहेंगे। वो तब भी क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी विच इज द डिविडेंडो प्रॉपर्टी। डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, बिल्कुल उल्टे हैं। ठीक है। अच्छा, ये दोनों प्रॉपर्टीज कंबाइन भी अप्लाई होती हैं। ठीक है। तो पहले तो इंडिविजुअल पढ़ना जरूरी है, कई कई पे क्वेश्चंस में कंबाइन भी अप्लाई होती है। कंबाइन भी अभी आगे पढ़ाऊंगी। यहाँ पर हमने क्या किया था, कॉम्पोनेंडो में हमने ऐड किया था, और डिविडेंडो में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ए इज टू बी यानी ए माइनस बी का रेशो बी के साथ ले लो, एंड सी इज टू डी यानी सी माइनस डी का रेशो डी के साथ ले लो, तब भी बराबर ही आएगा। ठीक है, करके देख लो। 2:3 एंड 4:6। सो 2-3 का रेशो आप 3 के साथ लें, एंड 4-6 का रेशो या 6-4, यहाँ पर साइन का महत्व नहीं है ज़्यादा। ठीक है। 4:6 का अगर आप रेशो जो है वो 6 के साथ लेंगे, सॉरी सेकेंड, दिस इज द लार्जर टर्म। ठीक है, जस्ट टेक द लार्जर टर्म, जस्ट माइनस विद द लार्जर टर्म। 2:3 इज इक्वल्स टू 4:6। सो 3 इज द लार्जर टर्म, सो 3-2 का रेशो 2 के साथ, एंड 6 इज द लार्जर टर्म, तो 6-4 का रेशो 4 के साथ। जो यहाँ टर्म बड़ी टर्म है उसका रेशो यहाँ नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट टर्म के साथ उसका रेशो आएगा। ठीक है, दैट विल रिमेन इक्वल। तो यहाँ पर ये 1:2 आ रहा है, और यहाँ पर ये 2:4 आ रहा है। तब भी अगर आप देखेंगे तो फाइनल आंसर जो है वो 1:2 एंड 1:2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइनल आंसर 1:2 एंड 1:2 ही आएगा। मेक श्योर यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लार्जर टर्म, और उसके ऑपोजिट टर्म के साथ आप उसका रेशो ले लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है डिविडेंडो प्रॉपर्टी। डिविडेंडो में बस माइनस याद रखना एंड कॉम्पोनेंडो में प्लस याद रखना। ठीक है, चलें। ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है ना डीआई का, तो वहां लगती है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, माई ड्यूटी इज टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। कोई हाँ बहुत टफ अभी एक आएगा, मैंने कुछ दिन पहले एक देखा था क्वेश्चन, वहां लग रही थी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं जब वो क्वेश्चन कराऊंगी तब ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी कि ये क्यों पढ़ाया था मैम ने। राइट, अब इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ जोड़ दो। ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ भी लगती हैं। ठीक है, मैंने पहले भी पढ़ाई है। दोनों प्रॉपर्टी एक साथ कैसे, 2:3 इक्वल आपस में प्रपोर्शन में 4:6 के साथ। तो एक बार जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो, न्यूमरेटर में ऐड करके डिनोमिनेटर में माइनस कर दो, और न्यूमरेटर में ऐड करके डिनोमिनेटर में माइनस कर दो। अब भी रेशो देखोगे सेम ही आएगा। 2 + 3 5, 2 - 3 इज -1, एंड 4 + 6 इज 10, एंड 4 - 6 इज -2। ठीक है, तो अब भी अगर आप देखेंगे तो आंसर यहाँ पर -5, एंड यहाँ पर भी आंसर -5 ही आ रहा है। तब भी ये दोनों हैं जो, तब भी ये दोनों क्या रहेंगे, टर्म्स इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कभी डीआई में कोई दो रेशोज बोल दें इक्वल हैं, और एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो, ठीक है, या दो दो टर्म्स हो उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी जो है आपको यूज आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट मैम प्रॉपर्टी। हम्म मैम, इससे पहले वाले में जो आपने बताया, जैसे है ना, उसमें जो बड़ी टर्म है उसमें से छोटी टर्म, तो वो बस इसलिए ताकि माइनस ना आए, है ना? हाँ, क्यों हमें यहाँ पर मॉड्यूलस तो हम यूज नहीं कर सकते ना, तो टू अवॉइड द नेगेटिव दैट्स व्हाई वी यूज इट। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन है। हम्म
एग्जाम के टाइम पे हम कैसे समझें कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, क्योंकि वहां तो टाइम की पाबंदी रहती है। प्रैक्टिस, दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ठीक है, उसमें आपको यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बट फॉर नाउ वी हैव टू हैव द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपको देखते ही अभी जैसे आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना इनवर्स प्रपोर्शन के, या आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूस प्रपोर्शन के, तो वो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी प्रॉपर्टी। सो दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट आता है, एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रपोर्शन, एक होता है कंटिन्यूस प्रपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। कंटिन्यूस प्रपोर्शन जो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, कभी मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, कभी आपको सेकंड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। ठीक है, कभी कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दी, तो यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी काम आ जाती है। ठीक है, सो कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई रेशो है, दैट मीन्स ए बाय बी और बी बाय सी, दो रेशोज है, इक्वल है। अब इसमें बी जो है वो सेम करना होता है, वो इक्वल करना होता है हमको, राइट। तो बी क्या कहलाता है, अगर ए इज टू बी और बी इज टू सी, दो रेशोज ऐसे हैं जो इक्वल है, तो इसमें ये जो बी टर्म है, ये बी टर्म ए इज टू बी में भी कॉमन है और बी इज टू सी में भी कॉमन है, तो ये बी हमारा मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है बिटवीन ए एंड सी। और ये निकलता कैसे है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होती क्या, अगर आप अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी ही होगी, कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरी प्रॉपर्टी को वॉयलेट नहीं करेगी। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या थी, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वल आ रहा था, यस और नो। तो यहाँ पे बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय सी, बी स्क्वायर ए इंटू सी के क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। सो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे भी सॉल्व हो जाएंगे। सो 2:4 एंड 4/8, यहाँ पे देख लो 4 और 4 इक्वल है, 4 on 4 here is equal, so 4 4s are 16 and 8 2s are 16, so b square is equals to a multiplied by c. This is the property of continuous proportional property. ठीक है, आ गया समझ में सबको यहाँ तक? यस मैम। चलो अब जैसे सपोज आपसे पूछ लेते हैं फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल, कभी क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल, लेट्स से 36 42, एंड आपसे बोला है कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट कीजिए। लेट्स से थर्ड प्रोपोर्शनल में सी मान रही हूँ, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब लेट्स से थर्ड प्रोपोर्शनल सी है। अब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ए इज टू बी इज इक्वल्स टू बी इज टू सी, मेरे पास तीन ही टर्म्स हैं। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास तीन ही टर्म है, ए बी और सी, चार तो रेशो है ही नहीं यहाँ पे, देर आर नो लाइक फोर टर्म्स, सॉरी नॉट फोर रेशोज, यहाँ पे चार तो है ही नहीं। चार वाली तो कौन सी थी, ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी वाली थी, यहाँ पे तो चार है ही नहीं टर्म्स मैम, यहाँ पे तो तीन ही टर्म्स हैं। और तीन टर्म्स में भी मुझे वो बोल रहा है, साफ खुद ही बोल रहा है कि तीसरा प्रपोर्शनल फाइंड आउट करो, तीसरा प्रपोर्शनल फाइंड आउट करो, वो खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है ये प्रपोर्शंस में है। तो यानी तीन टर्म्स वाली ए की प्रॉपर्टी थी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी, यहाँ पे तीन ही टर्म्स इस्तेमाल होती थी, एक बी एक ए और एक सी, चौथा डी यहाँ पर नहीं था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो किससे सॉल्व होगा, कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट। तो a बाय बी यानी 36/42 इज इक्वल्स टू a बाय बी इज इक्वल्स टू b बाय सी, राइट, b बाय सी। अब b हमारा क्या है, 42 डिवाइडेड बाय c, राइट। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, 42 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 and 4 16 and 1764, चेक करना 1764 ही आएगा क्या इसका, इज इक्वल्स टू 36c, चेक करना एक बार, 42 मल्टीप्लाइड बाय 42, 1764 इज इक्वल्स टू 36c, तो आपका c हो जाएगा 49। क्या आ रहा है, c 40, 49। ठीक है, आपका सी आ जाएगा 49, राइट। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो याद आ जाएगा कि यार तीन ही टर्म्स थे और तीन टर्म्स वाली प्रॉपर्टी तो एक ही थी, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय सी। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट। ठीक है, तो लेट्स से एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल, फाइंड आउट करो द थर्ड प्रपोर्शनल 5 20 एंड सी।
80। 80। करो करो, बाकी के तो करो, एक का आ गया तो। 80। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या है? लेट्स से हमारा ये ए है, ये बी है, और ये सी ही है, ये तो सी है ही। हमारी प्रॉपर्टी कहती है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ए मल्टीप्लाइड बाय सी। ठीक है, 80। राइट, सो हमारा आ जाएगा 80। ठीक है, सो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज 5/20 इज इक्वल्स टू 20 by C. So this is 400 is equals to 5C. So C will be equal to 80. ठीक है, so अब मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना सिखा दिया है, और मैंने आपको थर्ड प्रोपोर्शनल भी फाइंड आउट करना सिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप का जो पूछा जा सकता है वो है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब मैंने मीन बताया था कि मीन क्या होता है। मीन कौन सी टर्म्स होती हैं? मीन हमारा मिडिल होता है, याद है ना? द प्रोडक्ट ऑफ यस मैम। एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ए इज टू बी इज इक्वल्स टू सी इज टू डी। तो इसमें बी और सी क्या थे? हमारे मीन। मीन्स थे, और ए और डी हमारे क्या थे? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम्स थे। ठीक है, सो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो सपोज आपको बोलता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 9। सपोज द क्वेश्चन सेज फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 9। ठीक है, अब मीन प्रोपोर्शनल क्या करना पड़ेगा? हमें पता है मीन प्रोपोर्शनल बीच का ही होता है, राइट? मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? बीच का ही होता है, राइट? अब ये बीच का, अब मुझे बताओ इस रेशो में कितने टर्म्स होने चाहिए? हाउ मेनी टर्म्स शुड बी देयर? एंड दे कितने रखें? चलो 25। 4 होने चाहिए, 2 दे रखे हैं। 25 ए हो गया हमारा। ठीक है, 9 मेरा क्या हो गया? सी हो गया, राइट? तो बी मेरा मीन प्रोपोर्शनल है, तो यही मीन प्रोपोर्शनल वो मुझे क्या करने को बोल रहा है? फाइंड आउट करने को बोल रहा है। डी तो उसने दिया ही नहीं है, तो दिस बी इज ही इज आस्किंग, द क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू फाइंड आउट दिस बी एक्चुअली। बी जो होता है हमारा मीन प्रोपोर्शनल होता है। अब बी कैसे फाइंड आउट करें? व्हाट प्रॉपर्टी वी शुड यूज? मैम इसका आंसर 12 है क्या? आंसर, एक सेकेंड। 15। 25 25 by b is equals to b by c 9, b by c is 9, b square 25 9 का क्या आता है? 225। 225। 15 होगा 15 इसका। 15 ओके। 15 होगा। मैम मुझे लगा कि मीन मतलब एवरेज होता है, एवरेज ऑफ द यूनिट्स, मीन, एफएक्स। नहीं नहीं नहीं, स्टैटिस्टिक में वो एफएक्स मीन होता की है। बात नहीं हो रही है यहाँ पे। स्वप्निल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मीन। ठीक है, ये ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल्स हैं। ठीक है, मैं वो स्लाइड दोबारा से, ये यहाँ पे इस मीन की बात हो रही है, डी और बी। जब ये चार टर्म्स होते हैं, लेट्स से ए इज टू बी इज इन प्रोपोर्शनल विद सी इज टू डी, तो इसमें ये बी वाला टर्म और ये सी वाला टर्म जो होता है, इनको हम मीन्स कहते हैं। एंड ये जो ए वाला टर्म और डी वाला टर्म होता है, इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। ठीक है, सो ये वो मीन नहीं है, दिस इज नॉट दैट मीन, वो स्टैट्स में काम आएगा। ठीक है, दिस इज मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें, लेट मी read it back to the slide। ठीक है, सो लेट्स से आपको बोला था 25 एंड 9, और आपको कहा था फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 9। तो 25 अगर ए है और 9 अगर सी है, तो मीन कौन सा बचा? बी बचा। ये बी हमें क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क करके फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो अगेन आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, विच इज द कौन सी प्रॉपर्टी? द कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी, विच इज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय सी। तो ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी। तो ए बाय बी है हमारा 25 बाय बी,
एंड बी हमें पता ही नहीं है और सी हमारा है 9। सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 9, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। ठीक है, 1 से 20 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए आइडियली, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं। सो बी 15 का स्क्वायर होता है 225, सो अंडर रूट लेंगे तो आपका बी आ जाएगा 15। ठीक है, बी स्क्वायर इज 225, सो आप अंडर रूट लेंगे 225 का तो आ जाएगा 15। स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। आइडियली 1 to 20 तक हमें पता होने चाहिए। अब आ गया सबको समझ में ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, और कौन सा बताया मैंने, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तीनों टाइप, तीनों वेराइटी मैंने आपको बता दी है जो भी पॉसिबली प्रोपोर्शनल में मिसिंग टर्म जो भी है आपसे पूछा जा सकता है। एक्स करके भी मैंने बता दिया, मीन प्रोपोर्शनल भी बता दिया, थर्ड प्रोपोर्शनल भी बता दिया, और फोर्थ प्रोपोर्शनल भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है। ठीक है, ऑल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन दो, फाइंड आउट करेंगे 36 एंड 16। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 36 एंड 16। ट्वेंटी फोर। 24। ठीक है, सो 36 A है और 16 C है, बीच का मिडिल हमें B मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने को बोल रहा है। सो वी नो द प्रॉपर्टी B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय C, राइट। सो A बाय B इज इक्वल्स टू B बाय C। A इज 36, B हमें पता नहीं है एंड वी डोंट नो द B, बट C वी नो इज 16। सो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 16 ज़ा क्या आ रहा है, 36 16 ज़ा 576। 576। 576 इसका स्क्वायर रूट होता है 24, 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक पता है ना। 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो ये 20 25 तक तो थोड़े से लर्न होने चाहिए। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है सब। आ गया यस बेसिक मैम। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आ गई रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। यस मैम। बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियर है, दिस वाज द बेसिक, बस इसके बाद और कोई बेसिक नहीं है। अब इस बेसिक को अप्लाई करेंगे PYQs में। ठीक है, मैं रेशो और प्रोपोर्शन इसलिए पहले पढ़ाया क्योंकि क्वेश्चन चाहे परसेंटेजेस में हो, फ्रैक्शंस में हो, सिंपल इंटरेस्ट वाला हो, हर जगह रेशो काम आएगा ही आएगा। चाहे एज का क्वेश्चन हो, ठीक है, ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस में एज का क्वेश्चन हो, DI में हो, जितना रेशो में उसको ले आओगे ना उतना सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग अभी PYQs कराऊंगी तो शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगी, लॉन्ग फॉर्मेट भी आपको बता दूंगी, जिससे आपकी श्रद्धा हो उससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, मेरा काम दोनों है बताना। लेट्स से अब ये आप बोलेंगे मैम ये तो आप एज का टॉपिक पढ़ा रहे हो। एज का टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, एज के टॉपिक में भी रेशो अप्लाई हो रहा है वो पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब हमें रेशो अच्छे से आ गया है समझ में, इसलिए हम एज का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एजेस ऑफ A एंड B आर इन रेशो ऑफ 2:3। पहले तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या A और B की एक्चुअल एज 2 साल और 3 साल है क्या? नहीं, वो नो मैम। रेशो है। हो सकता है A 20 साल का हो, B 30 साल का हो, हमें नहीं पता। एक्चुअल नंबर वी डू नॉट नो, we do not know the actual number but we know the terms. These are what terms of the ratio 2:3। A is to B की जो उम्र है वो 2:3 के रेशो में है। 6 साल पहले उनकी एजेस थी, उन 6 साल पहले उनकी जो एज थी वो रेशो में 3:5 के रेशो में। अब आज उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो 6 साल पहले उनकी एज का रेशो था 3:5। तो ये क्या करेंगे हम, ये 2:3, दीज आर व्हाट, दीज आर सम टर्म्स। अब इन टर्म्स का कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होगा, कोई ना कोई नंबर होगा ना। जैसे आप हो सकता है यार इनकी एज 20 साल और 30 साल हो, यानी कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 10 × 10, 10 10 10 हो गया कॉमन फैक्टर।
कुछ भी हो सकता है कॉमन फैक्टर, आई डोंट नो द कॉमन फैक्टर, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है कॉमन फैक्टर, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल नंबर जो है वो दे रखा है क्या क्वेश्चन में, जस्ट सी वेदर द क्वेश्चन हैज गिवन द एक्चुअल नंबर और नॉट, नो मैम। हैज द क्वेश्चन गिवन द एक्चुअल नंबर। ठीक है, तो मैं आपको दो तरीके बता देती हूँ, ठीक है, एक जब क्वेश्चन में एक्चुअल नंबर दे रखा होगा ना, एक मैं आपको उसकी ट्रिक बता दूंगी, इफ द क्वेश्चन गिव्स यू द एक्चुअल नंबर, ठीक है, और एक जब क्वेश्चन में आपको एक्चुअल नंबर नहीं दे रखा होगा, उसकी भी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि उससे जो है आपको कैसे सॉल्व करना है, दोनों तरीके से आपको बता दूंगी। जब एक्चुअल एक तो अब एक्स मान के करेंगे, कौन कौन किस किस के दिमाग में आए कि यार एक्स मान के कर लेते हैं, मैम मेरे। मैम मेरे में भी। ठीक है, सबके दिमाग में ये आया होगा एक्स मान के कर लेते हैं, ठीक है, वो भी तरीका सही है, वो तो अंत में आपको अप्लाई करना ही है, एक्स मान के जो आप करेंगे वो तो है ही फॉर श्योर, ठीक है। अगर जब एक्चुअल नंबर दे रखे होंगे तो मैं आपको जो एक्स मानने का नहीं भी है तरीका, उससे इक्वेशन फॉर्म होती है, टाइम लगता है, तो मैं आपको वो दूसरा तरीका ही बता दूंगी, पर उसके लिए क्वेश्चन का टाइप डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, आज उनकी एज क्या है मुझे ये फाइंड करना है। पहले तो मुझे ये बताओ, मुझे टर्म फाइंड करना है या मुझे नंबर फाइंड करना है, जस्ट टेल मी दिस। नंबर। नंबर। वी हैव टू फाइंड द नंबर, ठीक है। तो ये 2/3 का रेशो है, ठीक है, आज इसकी एज, कोई भी कॉमन फैक्टर हो सकता है जिससे मल्टीप्लाई हो, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, 6 साल पहले, यानी 6 क्या हो जाएगा इसमें से माइनस होगा, और 3x इसमें से भी 6 क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि 6 साल पहले की बात कर रहा है। जब ये मैं माइनस करती हूँ तो उनका रेशो क्या आ जाता है, 3:5 आ जाता है, जब उनका रेशो क्या आ जाता है, 3:5 आ जाता है। पहले तो मुझे ये बताओ किस किस को ये समझ में आ गया कि मैंने x से मल्टीप्लाई क्यों किया, why did I multiplied it with x? जिसको नहीं आया वो बोल दो, और ऐसा कुछ नहीं है कि वी विल फील अशेम्ड, अरे मुझे ये नहीं आता, इट्स बेटर टू आस्क द क्वेश्चंस। मतलब हमारे पास कोई और नंबर नहीं था, या तो हमने एजम्पशन लगाया है। नहीं, यहां पर वो क्या बोल रहा है कि 6 साल पहले, तो हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है, पहले तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, और हमें उसने हिंट दी है कि 6 साल पहले उनका एज का रेशो 3:5 था, 6 साल पहले। 6 साल एक एक्चुअल नंबर है या एक एक्चुअल या कोई रेशो है? नंबर है। 6 एक नंबर है, तो नंबर में से ही नंबर माइनस करेंगे ना, या रेशो में से नंबर, या टर्म में से नंबर माइनस करेंगे? नंबर में से नंबर। नंबर में से नंबर, इसीलिए अब मुझे नहीं पता इसकी एज क्या है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, अगर 20 और 30 है तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 10 हुआ, एंड यानी 2 × 10 एंड 3/10, कुछ ना कुछ तो कॉमन फैक्टर होगा ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कॉमन फैक्टर क्या है, तो लेट द कॉमन फैक्टर बी x या लेट द कॉमन फैक्टर बी k, क्योंकि ये कोई नंबर है, ठीक है, हो सकता है इसकी एज कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, उस नंबर में से आज से 6 साल पहले, क्योंकि 6 भी क्या है, एक 6 भी क्या है, एक नंबर है, मैं नंबर में से ही नंबर माइनस कर सकती हूँ, मैं टर्म में से नंबर माइनस नहीं कर सकती, ठीक है। तो आई डोंट नो उसकी नंबर क्या है, मुझे उसका एज 2:3 का रेशो है, मुझे बस इतना पता है, मुझे नंबर नहीं पता, तो नंबर के लिए कोई कॉमन फैक्टर तो होगा, आई डोंट नो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, तो मैंने उस कॉमन फैक्टर को x मान लिया है, ठीक है। सो दैट इज वाई मैंने 2 × 2x - 6 एंड 3x - 6 करके उसको 3/5 किया है, ठीक है। अब तो मुझे लगता है हर कोई इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड डू लेट मी नो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी, या प्रेजेंट एजेस छोड़ो, मुझे तो बस एक्स बता दो, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स। 21।
बाकियों का क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। हम्म, यस मैम 12 है ना। मैम 12। x is 12, हम्म, 5 2 जा 10x, 6 5 जा 30, 9x minus 18, 10 minus 9x x, 6 ओके हाँ 12। या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मुझसे। ठीक है, कोई बात नहीं। सो x इज 12, x 12 आया है, हमें x नहीं फाइंड आउट करना, हमें तो उनकी प्रेजेंट एज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कैसे फाइंड आउट करें? हाउ शुड वी फाइंड आउट द प्रेजेंट एज? एक्स में पुट करनी है जहाँ जहाँ एक्स है। जहां जहां x है वहां पुट कर दूं? 2x और 3x फाइंड कर लेंगे ना। 2x और 3x फाइंड आउट कर लेंगे ना, पुट क्यों करेंगे? 2 into 12 24 एंड यस मैम 3 into 12 दैट इज 36। वो बोल रहा 36। है आज आज जो उनकी उम्र है ना, आज जो उनकी उम्र है वो रेशो में है 24 में और 36 में। आया समझ में? ये निकल के आ गया मेरा एक्चुअल नंबर। आज का तो बता दिया ना उसने रेशो, ये तो 6 साल पहले उसने हिंट दी थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको। ठीक है, आया समझ में? अभी भी डाउट्स हैं? पूजा ठीक है, अब समझ में आया? अब स्वप्निल समझ में आ गया? दिस इज द एक्चुअल नंबर। मुझे नहीं पता था कॉमन फैक्टर क्या निकला हमारा। कॉमन फैक्टर इज 12। 12 हमारा कॉमन फैक्टर था, मुझे नहीं पता था कॉमन फैक्टर, तो मैंने तो उसको नंबर x मान के कि x से कुछ ये नंबर मल्टीप्लाई होगा और उसमें से मैंने नंबर ही क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया समझ में सबको प्रीवियस क्वेश्चन? चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट यस क्वेश्चन, the ratio of monthly income to savings of a family is 15:11। कोई एक फैमिली है जिनकी इनकम का और सेविंग्स का जो रेशो है वो 15:11 है। 15:11, टेल मी, क्या 15 रुपए और 11 रुपए बचाते हैं क्या? 15 रुपए इनकम है और 11 रुपए सेविंग्स है क्या? नो मैम। नो, दिस इज नॉट द नंबर। ये नंबर नहीं है, ये क्या है? हाँ टर्म है। दिस इज द टर्म। इफ सेविंग्स इज 6050, टेल मी व्हाट इज दिस? इज दिस अ नंबर और सेविंग द टर्म? नंबर। दिस इज नंबर। द नंबर। सेविंग्स का एक्चुअल नंबर दे दिया है 6050 और आपको बोल रहे हैं क्या फाइंड आउट कीजिए? इनकम जो है वो आपको क्या करने को बोल रहा है? इनकम आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा है। इजी पीजी, एक नंबर दे दिया है और दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट द कॉमन फैक्टर बी x या लेट द कॉमन फैक्टर बी k, मुझे नहीं उसकी इनकम कुछ भी हो सकती है, नंबर उसकी इनकम का कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। एंड 11 into x, आई रियली डोंट नो, पर हाँ मुझे नीचे का डिनोमिनेटर का 15 into x करूंगी तो उसकी इनकम भाई साहब की आएगी, और 11 into x करूंगी तो उन भाई साहब की क्या आएगी, सेविंग्स आएंगी। ठीक है, तो इनकम तो मुझे इनकम तो 15x है, मुझे इनकम का तो पता नहीं, पर सेविंग्स का एक्चुअल नंबर इन्होंने दे दिया है 6050। ठीक है, सो दैट वुड बी व्हाट, आप सेविंग्स की जगह क्या पुट कर देंगे इक्विवेलेंट में? सेविंग्स की जगह आप पुट कर देंगे उसका एक्चुअल नंबर जो कि आपको दे रखा है। यू विल पुट आउट व्हाट, यू विल पुट आउट एक्स 550। यस, x इज इक्वल्स टू 550। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 into x एंड 11x। ठीक है, तो आपको एक नंबर दे रखा है और एक नंबर आपको क्या करना है, एक्चुअल में फाइंड आउट जो है आपको एक नंबर करना था। सो योर x वुड बी 550। अब x 550 है तो उसकी इनकम क्या आ जाएगी, 550 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है, तो 550 मल्टीप्लाइड बाय 8250। 8200। 8250 उसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो एक नंबर आपको दे रखा था, रेशो आपको दे रखा था, और दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। ठीक है, चलिए यहां तक डन है। अब आते हैं PYQs पे, जो PYQs रेशो एंड प्रपोर्शन के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीकों से बता दूंगी।
कि आपको किस मतलब आपको एक्स के तरीके से भी बता दूंगी और आपको शॉर्टकट तरीके से भी बता दूंगी, जिससे समझ में आए, जिससे आपके दिमाग में बैठे, उससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, मेरा काम दोनों बताना है, शॉर्टकट से भी इसलिए बता दूंगी ताकि टाइम जो है वो कम कंज्यूम हो आपका। चलिए, ये अब जो करवाऊंगी 8 या 10 क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो टेक देम सीरियसली। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 152 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कोई ब्रेक ब्रेक चाहिए क्या किसी को? कोई ऐसा तो नहीं है भाई मैम क्या हो गया, आज तो पूरा ही पढ़ा दिया। ठीक है, हम तो पढ़ चुके हैं ना 3-3 4-4 घंटे के सेशन। चलिए लेट्स, बहुत इजी है, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इफ 152 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स proportional to 3, 4, 5 and 7, then the smallest part is, यानी वो आपसे कह रहा है 152 रुपए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, 152 को 4 टुकड़ों में बांटा गया है। अब वो 4 टुकड़े, जिन 4 टुकड़ों में बांटा गया है, वो 4 टुकड़े भी किसमें है? प्रपोर्शन में है आपस में, दे आर इन प्रपोर्शनल। तो यानी ये 152 रुपीज में मैंने पूजा को कुछ दिया, ठीक है, और कुमकुम को कुछ दिया, और दीक्षा को कुछ दिया, और कुछ स्वप्निल को जो है वो मैंने दे दिया। ठीक है, सो इनको मिला 3, एक को मिला 5, एक को मिला 7, राइट। नाउ टेल मी, 3, 4, 5 एंड 7 टर्म है या नंबर है? बस इतना बता दो। टर्म। टर्म है। नंबर। These are not numbers स्वप्निल, these are term, proportional में है। 3, 4, 5, 7 को जोड़ोगे तो 152 थोड़ी ना आएगा, ये तो these are what, these are terms। ठीक है, यानी ये 3:4 इज इन प्रोपोर्शनल विथ 5:7। ये टर्म्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस रेशो में बांटा गया है, आई डोंट नो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो पूजा को 3x बांटा है, कुमकुम को 4x बांटा है, दीक्षा को 5x बांटा है, और हो सकता है दीक्षिका को 7x बांटा हो। ठीक है, पर इन सबको मिलाकर कितना मिला, कितना मिलेगा? 152। 152 ही जो है वो मिलेगा आपको। ठीक है, सो जस्ट व्हाट इज द टोटल? 4 and 3 7x, 7 and 5 12। 24 है इसका। 24। ठीक, हाँ, जो मतलब x जो भी आ रहा है 24। ठीक है, पहले तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, आपको स्मॉलेस्ट पार्ट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट पार्ट। वैसे ही देख के बता दो स्मॉलेस्ट मिलेगा किसको, इसको, थर्ड वाले को तो इसको या इसको? 3x। 3x वाला सबसे छोटा है ना, x की कोई भी वैल्यू हो, इसको ही सबसे कम मिलने वाला है, तो मुझे पता है 3x वाला सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। नाउ आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट द x। ठीक है, सो 4 and 3 7x, 7 and 7 14x, 14 and 5 दिस इज आई गेस 19x। 19x इज इक्वल्स टू 152। x कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8। हाँ, 19 8 जा 152। ठीक है, सो 8 3 जा 24, 8 into 3 इज 24। ठीक है, आ गया भाई, सबको समझ में क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एक तो ये तरीका है जो सब जिस तरीके से करते ही हैं। ठीक है, दूसरा तरीका बता देती हूँ। एक्चुअल नंबर जो क्वेश्चन में दे रखा हो, डिवाइडेड बाय आपके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ये शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एक्स लगा के कर सकते हो, वो तो फाइनल है ही है तरीका, जो बचपन से करते आ रहे हैं, वो तो फाइनल है ही है तरीका। सो ये हो जाएगा 152 क्वेश्चन में एक्चुअल नंबर दे रखा है। ठीक है, 152 एक्चुअल नंबर क्वेश्चन में जो है वो दे रखा है। आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट पार्ट, दैट मीन्स मुझे पता है कि 3 वाले का जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको इतना याद रख लो अभी तक के लिए फिलहाल। ठीक है, फिर मैं इसको समझाऊंगी कि इसको इस तरीके से कैसे सॉल्व करना है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू द नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, फिर मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगी। इस तरीके से x की आपको कोई वैल्यू x मानना ही नहीं पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है एक्चुअल नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय आस्क वैल्यू क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे देखना, ये तो सबको ही पता है तरीका x करके। ठीक है, जस्ट सी दिस क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको मैं मतलब समझ में आ जाए कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही हूँ। जैसे सपोज अगेन ये भी PYQ है पिछले साल का, 2 numbers आर इन रेशियो 7:8।
दो कोई नंबर है जो 7:8 के रेशो में है, इन दोनों नंबर्स के बीच में, नंबर्स के बीच में डिफरेंस 30 है। आपको नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। 7:8 टर्म है या नंबर है, पहले तो ये बता दो। टर्म टर्म है। 7:8 एक टर्म है। ये जो टर्म जिस नंबर से निकल कर आया है, कोई नंबर है, उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 30 है। मुझे नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मैम डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? हाँ मैम जो डी। भी, हाँ जो भी है ठीक है। एक तो क्या तरीका है, मुझे पहले तो नंबर के बीच का डिफरेंस 30 है। डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। डिफरेंस पॉजिटिव है। चलो ये नंबर हो सकते हैं, ये 7x होगा, ये नंबर कुछ 8x होगा, मुझे तो नहीं पता x क्या है, आई डोंट नो। ये नंबर को किसी इन रेशियो के टर्म्स को किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो नंबर मिलेगा मुझे। अब x तो मुझे पता नहीं, नंबर तो मुझे पता नहीं, कॉमन फैक्टर तो मुझे पता ही नहीं है क्या है। जब माइनस करेंगे तो 8x में से 7x को माइनस करना चाहिए या 7x में से 8x को माइनस करना चाहिए? 8 माइनस 8x माइनस 7x। 8x माइनस 7x करना चाहिए, क्योंकि नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, 30 आ रहा है। पॉजिटिव तो तभी आता है ना जब आप बड़े में से छोटे को माइनस करो। उसने नेगेटिव नहीं बोला है, उसने बोला डिफरेंस 30 आ रहा है और 30 इज अ पॉजिटिव नंबर। यानी जाहिर सी बात है 8x में से 7x माइनस हुआ होगा, सो 8x माइनस 7x, x इज इक्वल्स टू 30। अब मुझे x पता चल गया 30 है, तो x पता चल गया तो मुझे ये नंबर भी पता चल गया। 30 इंटू 7 210 एंड 30 इंटू 8 इज 240। ठीक है, कौन बोल रहा था ऑप्शन भाई? मैम डी बोल रहे थे, डी। अच्छा डी बोल रहे हैं। यार ये बी और डी आज तक मेरे कान खराब है शायद। ठीक है, सो द नंबर्स आर 210 एंड 240। ठीक है, आ गया समझ में? अब ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, जो वो तरीका मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो तरीका देखो। एक्चुअल नंबर जो क्वेश्चन में दे रखा है, डिवाइडेड बाय आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय आस्क वैल्यू क्वेश्चन की क्या है। एक्चुअल नंबर क्वेश्चन में नंबर क्या है, मुझे तो नंबर ढूंढ के बताओ क्वेश्चन में। 30। 30। आपके अकॉर्डिंग 7 और 8 में या 8 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 1। आपके अकॉर्डिंग 1 का डिफरेंस है। आस्क वैल्यू क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, हमारे अकॉर्डिंग 7x, मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है, हमें तो दोनों नंबर चाहिए। वी नीड बोथ द नंबर्स, सो वी नीड 7 ऑल्सो एंड वी नीड 8 ऑल्सो। ठीक है, सो डायरेक्टली यहां से आ जाएगा 210 एंड 240। ठीक है, दिस वॉज द शॉर्टकट ट्रिक आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, आपको जो समझ में आए, आपको मैंने दोनों बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर मैंने एक्चुअल नंबर बोला है जो दे रखा है क्वेश्चन में, नीचे आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग टर्म्स में, मेरे अकॉर्डिंग तो टर्म में एक ही का फर्क है, मल्टीप्लाइड बाय आस्किंग वैल्यू। यहाँ पे आस्किंग वैल्यू दोनों नंबर्स की है, क्योंकि मुझसे दोनों नंबर पूछ रहा है वो, राइट। तो इसलिए मैंने एक बार 7 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 8 से। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, सो दिस इज द शॉर्ट, इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, इससे आपको एक्स वैक्स मानने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। द थ्री नंबर्स आर इन रेशो, थ्री नंबर्स आर इन रेशो, तीन नंबर रेशो में है, 3:5:7। कोई तीन नंबर होंगे वो इस रेशो में है, ये 3:5:7। बताओ ये नंबर है या टर्म्स है? टर्म्स। ये टर्म्स है, इनके नंबर मुझे पता नहीं है, बस हाँ ये पता है कि ये नंबर जिन टर्म्स में उनका रेशो ये है। एंड द सम ऑफ दीज इज 975, फाइंड द थ्री नंबर्स। इन तीनों का सम कह रहा है 975 है, तो नंबर तो मुझे पता ही नहीं है। सम ऑफ दीज नंबर्स का सम, तो नंबर तो कैसे आएगा, कोई कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। 3x प्लस 5x प्लस 7x, इन तीनों का सम जो है वो 975 के बराबर है, यानी 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 975। सो द नंबर वुड बी 7 and 5। 15 होगा और ए ऑप्शन।
ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 975/15, 975/15 करना, 65. 15 6 are 90, 15 5 are 75, 65. So x is equals to 65. तो अब स्वप्निल अब नंबर्स कैसे निकालेंगे? जो x की वैल्यू है वो x में पुटअप करके 65 multiplied by 3, 3 into x, 5 into x and 7 into x. So 65 into 3, 65 into 5 and 65 into 7. इस तरीके से आप तीनों नंबर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे. क्या आ रहा है आंसर? 65 into 5 is I guess 195. ऑप्शन ए। ठीक है, 195 ये रहा, 195, 325 एंड 455. तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, समझ में आ गई ये वाला? तो क्लियर है सबको? यस मैम। तीनों नंबर्स का सम आपको 975 दे रखा था और रेशो दे रखा था, आपको एक्चुअल नंबर्स फाइंड आउट कर लेने थे. ठीक है, अगेन अगर हम इस वाले क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करें तो और जल्दी वो सॉल्व हो जाएगा. एक्चुअल नंबर डिवाइडेड बाय आपके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाइड बाय द आस्क वैल्यू. एक्चुअल नंबर, क्वेश्चन में एक्चुअल नंबर कौन सा दे रखा है? 975। डिवाइडेड बाय आपके अकॉर्डिंग इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15। 15 मल्टीप्लाइड बाय आस्किंग वैल्यू. तीनों नंबर निकालने हमें तो 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और 5 से भी मल्टीप्लाई करना है और 7 से भी मल्टीप्लाई करना है. करके देख लो भाई आंसर आ रहा है सेम या नहीं आ रहा है. आ रहा है 195? यस मैम आ रहा यस है। मैम। ठीक है, ये इसीलिए ही क्लास कंडक्ट करवाई थी मैंने, जस्ट बिकॉज मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक जो है वो समझा दूं. ठीक है, आपको लग रहा है लेकिन इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मोर फास्टर देन द x1. ठीक है, इससे और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पर प्लीज ट्रिक सही से लगाना. स्वप्निल क्लियर है? इसमें ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है. अ सम ऑफ ₹53 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी इन सच अ वे दैट ए गेट्स 7 more than what B gets and B gets 8 more than what C gets. ठीक है, ये 53 रुपीज ए में ए, बी और सी में कुछ इस तरीके से बांटा गया है कि जो ए है, बी को जितना पैसा मिल रहा है, जो भी बी को मिल रहा है, बी से 7 रुपए ज्यादा ए को मिल रहे हैं. ए इज गेटिंग what B is getting more than that. 7 रुपए A को B से ज्यादा मिल रहे हैं. A gets 7 more than what B gets. तो अगर B को 15 रुपए मिल रहे हैं तो A को कितने रुपए मिल रहे होंगे? 22 रुपए मिल रहे होंगे. A is getting 7 more than what B is getting. And B gets 8 more than what C gets. B को जो है B gets 8 more than what C gets. C को जो मिल रहा है बी को उससे 8 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं. यानी अगर सी को 8 रुपए मिल रहे हैं तो बी को 16 रुपए मिल रहे हैं. ठीक है, जो सी को मिल रहा है बी को उससे भी 8 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं. ठीक है, अगेन क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ. 53 रुपीज इन तीनों में इस तरीके से बांटा गया है कि बी को जो पैसा मिल रहा है ना, सपोज बी को एक्स मिल रहा है तो ए को x + 7 मिल रहा है, और बी को अगर एक्स मिल रहा है, जो बी को मिल रहा है, बी को 8 रुपए सी से जो मिल रहे हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं. बी इज गेटिंग मोर 8 रुपीज मोर देन व्हाट सी इज गेटिंग. राइट, अब आपको इनके शेयर्स का कि एक्चुअल में इनका जो रेशो है, किस रेशो में बांटा गया है. रेशो मुझे बताओ, मुझे नंबर निकालना है. आखिरी में, अंत में क्वेश्चन में नंबर पूछा है या टर्म पूछा है? टर्म पूछा है. दे आर आस्किंग अस द टर्म. राइट, तो मुझे टर्म निकालना है, पर टर्म निकालने के लिए आपको नंबर निकालना ही पड़ेगा. हो सकता है नंबर पूछ ले एग्जाम में, हो सकता है टर्म भी पूछ ले. नाउ बी एंड सी, बी को जो मिल रहा है, बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं. यानी अगर सी को लेट्स से 18 रुपीज मिल रहे हैं, इफ सी इज गेटिंग 18 रुपीज, देन बी को कितना मिल रहा होगा? 26.
बी, अगर सी को 18 रुपए मिल रहे हैं तो बी को तो सी से 8 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो बी को 26 मिल रहा होगा। यानी कुल मिला के बी और सी को जो मिल रहा है, बी और सी को जितना भी मिल रहा है, उन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 8 रुपए का। यस मैम। 26 में से 18 माइनस करोगे 80 आएगा ना। बी और सी को जो भी मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 80 होगा। राइट? ये आया समझ में ये चीज या नहीं आई ये चीज समझ में? यस मैम। यस मैम। राइट। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 80 होगा। सो हाउ शुड आई फॉर्म द इक्वेशन नाउ? चलो, ए को तो x+7 मिल रहा है। सपोज मैंने मान लिया कि बी को x मिल रहा है, बी इज गेटिंग x। यहां क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? मैम मैं ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे अपन ने माना एक्स, सी को एक्स मिल रहा है, फिर बी को एक्स मैंने नहीं प्लस बोला सी एट। को x मिल रहा है। नहीं, ऐसे अज्यूम कर ले है ना। हाँ चलो, सी को x मिल रहा है तो बी को क्या मिल रहा फिर है? फिर बी को एक्स प्लस 8, हम्म। और फिर है ना उसको ए को एक्स प्लस 8+7। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। ए को x+8+7, यानी ए को मिल रहा होगा x+15 हो जाएगा वो। यस मैम। ठीक है, सो यू कैन डू इट दैट वे। क्वेश्चन समझ में आया? मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाना था पहले। फर्स्ट द क्वेश्चन यस इज मैम। इटसेल्फ क्लियर। ठीक है, सो x+7 प्लस x, एंड यहाँ पर आप लेंगे x-8। ठीक है, x-8, क्योंकि सी को बी से 8 रुपए कम मिल रहे हैं। सी को बी से 8 रुपए कम मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम x-8 लिख देंगे, एंड इनका टोटल हो जाएगा 53। ठीक है, तो बी को मैंने ये मान लिया x मिल रहा है, ए को क्योंकि 7 रुपए बी से ज्यादा मिल रहे हैं तो यानी x-7 मिल रहा है, एंड जो सी है उसको बी से 8 रुपए कम मिल रहे हैं, यानी x-8 मिल रहे हैं। सो दैट इज x-8। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये तो ऑटोमेटिकली 3x वैसे ही हो जाएगा, एंड -8+7 ये हो जाएगा आपका -1 इज इक्वल्स टू 53, एंड 3x इज इक्वल्स टू 54 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 54/3 हो जाएगा आपका। सो ये हो जाएगा आपका 18। आ गया समझ में? थोड़ा कचड़ बचड़ हो गया क्या? क्लियर? और यस मैम, आगे समझ। आ गया समझ में। A, B and C. Let B was getting X. A को B से 7 रुपए ज्यादा मिल रहे थे तो A was getting x+7, एंड C को B से 8 रुपए कम मिल रहे थे, सो x-8, और इन तीनों को मिलाकर 53 रुपीज मिल रहे थे। ठीक है, सो इक्वेशन x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 53, 3x इज इक्वल्स टू 54, x इज इक्वल्स टू 18। तो x को 18 मिल रहा है। अब तीनों का रेशो निकाल लो, तो a को कितना मिल रहा होगा? 18+7। b को कितना मिल रहा है? 18, एंड c को मिल रहा है 18-8, दैट इज 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25, 18 एंड 10। कौन सा ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन? सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चले आगे। यस मैम। चलिए नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर that must be added to the term of the ratio 13:25 to make it 7:10। 13:25 टर्म है या रेशो है? टर्म है या नंबर है? टर्म। टर्म। टर्म है। इस टर्म में क्या नंबर ऐड करूं? आई डोंट नो, क्या नंबर ऐड करूं, मुझे नहीं पता। फाइंड द नंबर, एक कोई नंबर है जो इन टर्म में जोड़ा जाएगा, और जब जोड़ा जाएगा तो इनका रेशो 7:10 हो जाएगा। आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्या जोड़ू। ठीक है, तो 13+x एंड 25+x। ठीक है, टर्म में ही नंबर जोड़ने को बोल रहा है वो। फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स। नंबर में नंबर नहीं जोड़ने को बोल रहा है, टर्म में नंबर जोड़ने को बोल रहा है। ठीक है, सो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको x की जो है वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो दिस इज 130 + 10x इज इक्वल्स टू 25।
चलिए भाई बता मैम दीजिए। 16। क्या आएगी x की वैल्यू? सी ऑप्शन। x की वैल्यू इज 15। ठीक है, तो 15 जोड़ेंगे तो ये रेशो जो है आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। चले शैल वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। चलिए, द थ्री नंबर्स आर इन रेशो। स्वप्निल क्लियर है, चले आगे। इसमें क्लियर हो रहा है, लेकिन मेरे को इश्यूज आते हैं क्वेश्चन बनाने में। इक्वेशन बनाने में? हाँ मतलब स्कूल में भी एक दिक्कत थी मेरे साथ, मैं क्वेश्चन बना के क्वेश्चन नहीं बना पाता था, तो वही सबसे पहले वही अटक जाता था। तो वही अच्छा, दिक्कत अभी भी थोड़ी आ रही है। अच्छा, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं है द नहीं, प्रॉब्लम। जैसे जैसे आपने 13+x 25+x लिखा है, अगर आप नहीं बताते तो मैं शायद इक्वेशन नहीं बना पाता हूँ। अच्छा, ठीक है, सो क्यों मैंने इसलिए बोला, टर्म में ऐड करने को वो बोल रहा है। सो टर्म 13 है, तो 13 में ही हमें कोई नंबर ऐड करने को बोल रहा है वो। इन 13 ऑल्सो दे आर आस्किंग अस टू ऐड अ नंबर। वो नंबर में नंबर ऐड करने को नहीं बोल रहा। अगर वो नंबर में नंबर ऐड करने को बोलता है तो हम 13 को भी x से मल्टीप्लाई करके फिर कुछ y नंबर ऐड करते। ठीक है, सो वही मेरा ऑब्जेक्टिव था। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस यू विल लर्न। नेक्स्ट आता है, थ्री नंबर्स आर इन रेशियो 2:5:6 एंड देयर सम इज 663। ये हो जाएगा क्या क्वेश्चन? होमवर्क दे दूं? यस अभी मैम। ऐसा सेम क्वेश्चन करवाया है मैंने। यस मैम। तीन नंबर्स है, आई डोंट नो क्या नंबर्स है, बस वो रेशो में है 2:5:6। और जब वो नंबर्स में ऐड करती हूँ तो उनका सम 663 आता है। अब वो नंबर्स जो है फाइंड आउट करने हैं, तो यानी सिंपली आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करके वो नंबर्स जो है कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, होमवर्क है, एक बार रिकॉर्डिंग चेक करके फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। अभी हमने 975 वाला सेम एज इट इज हमने क्वेश्चन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, टू नंबर्स आर इन रेशो 6:7। इफ 12 इज एडेड, इफ 12 इज एडेड, 12 क्या है? एक नंबर है। 12 नंबर को ऐड कर रहे हैं नंबर्स में। इफ 12 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, नंबर में ऐड करने को बोल रहा है या टर्म में ऐड करने को बोल रहा है? नंबर में। नंबर में ऐड करने को बोल रहा है। तो 6:7 रेशो है या नंबर है? रेशियो। रेशो है, यानी टर्म रेशियो। है। टर्म है, और इस टर्म का कोई नंबर भी होगा, आई डोंट नो। कोई नंबर होगा, किसी एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, कोई एक नंबर होगा। उस नंबर में मुझे 12 ऐड करने को बोल रहा है। उस नंबर में मुझे 12 ऐड करने को बोल रहा है, और जब 12 ऐड कर देती हूँ तो रेशो 7:8 बन जाता है। ठीक है, तो मुझे वो नंबर्स फाइंड आउट करने, फाइंड आउट द टू नंबर्स, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड इट। ठीक है, सो 8 6x plus 12 is equals to 7, 7x plus 12। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ए आप ऑप्शन। 72 and 84। यस मैम, ऑप्शन। x क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। सॉरी, ये 49 है ना, 14, 49x।
आ गया सबका, आ गया? आ गया सबका 72 एंड 84? यस मैम। हम्म। सबका यही आ रहा है पहले? हाँ। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आता है, इफ टू नंबर्स आर इन रेशो, दो नंबर है वो रेशो में है 3:5, और इन नंबर्स में से टू नंबर्स आर इन रेशो, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, नंबर में से 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या टर्म में से 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 3 नंबर। -9 करूं या 3x -9 करूं? 3x 3x minus minus 9. 9। 3x -9 करना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर में से माइनस करने को बोल रहा है 9, और वो नंबर में से माइनस करने को बोल रहा है 9। तो जब इन नंबर्स में से 9 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो रेशो बन जाता है 12:23, और आपसे पूछ रहा है कि नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करिए। ठीक है, सो व्हाट यू जस्ट हैव टू डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड आपकी इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज 60x is 108. सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, बाकी सब भी निकाल लो। ये यहाँ लिख देती हूँ, -9x इज इक्वल्स टू -99। x 11 ही आ रहा है क्या? हाँ 11 ही है। x इज 11। ठीक है, तो आपके नंबर्स जो हैं वो हो जाएंगे, व्हाट वुड बी द नंबर्स? नंबर्स वुड बी 11 3s 33। 33। 33 and 11 5s 55 would be the numbers. 33 and 55 would be the answer. ठीक है, नाउ सी, अब ये हो जाएगा क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:5। अगर 14 ऐड करते हैं नंबर्स में 14 ऐड करना है, तो 2 -14 करूं स्वप्निल, या 2x -14 करूं? 2x minus 14 and 5x minus 14। 5x -14, तो ये रेशो बन जाता है 1:2। होमवर्क हो जाएगा सबका? हाँ यस मैम। ठीक है, सॉल्व करके आना इसको, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर डी है। ठीक है, द आंसर इज डी। मैम, इसके प्रीवियस क्वेश्चन ओपन कर पाएंगे? दिस वन, ये वाला। हाँ, मैंने क्या किया था इसमें, जो x की वैल्यू आई थी 3x -9 जो इक्वेशन है, तो x की वैल्यू 3 इंटू जो वैल्यू आई थी -9 कर दिया था वापस। तो -9 नहीं करना है, वो आपको बोल रहा है कि दो कोई नंबर है, दो दो नंबर का रेशो है 3:5, उन दो नंबर में से जब 9 माइनस करते हैं तो ये रेशो 12:23 आता है। आपको एक्चुअल नंबर बताना है कि वो नंबर क्या है, कौन सा नंबर है जिसमें से 9 माइनस करूंगी तो 12:23 आएगा। तो मुझे ये प्रेजेंट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें से 9 माइनस करूंगी तो रेशो 12:23 आ जाएगा। तो मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो नंबर 3x है। ठीक है, तो नंबर, दैट्स वाई मैंने 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द एक्चुअल नंबर। ठीक है, वो तो उसने हिंट देने के लिए कहा है कि अगर इन नंबर में से 9 माइनस करती हूँ तो 12:23 आता है, तो वो नंबर बताइए कौन सा है। तो दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द एक्चुअल नंबर, इसलिए आप 9 माइनस नहीं करेंगे, आप 3 इंटू 11 करेंगे। क्लियर स्वप्न? ओके। चलिए नेक्स्ट आता है। ठीक है, ये हो जाएगा सबसे। यस मैम। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, if 30% of A is equals to 0.25 of B is equal to 1/5 of C,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए बी एंड सी। नाउ सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो। अब अच्छा क्यों है? एक शब्द होता है परसेंटेज, एक टॉपिक होता है परसेंटेज, एक टॉपिक होता है फ्रैक्शन, एक टॉपिक होता है डेसिमल। तीनों उठाकर एक ही क्वेश्चन में डाल दिए हैं, ठीक है। और मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द सेशन में क्या बोला था? जब तक रेशो में ले आओगे ना किसी भी क्वेश्चन को, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी। डेसिमल में कभी मत जाना, पागल हो जाओगे। डेसिमल में हमें जाना ही नहीं है। कोशिश यही करनी है कि कोशिश यही करनी है कि हम रेशोज में ले आए क्वेश्चन को, परसेंटेज या रेशोज में हम लेकर आ जाए क्वेश्चन को, ठीक है। तो तीनों ही चीजें उसने यहाँ पर दे दी हैं, क्योंकि ये 30% है, ये 0.25 एक डेसिमल है, और 1/5 क्या है? एक फ्रैक्शन है या रेशो है, ठीक है। अब तीनों ही अगर रेशो में ले आऊं तो मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। सो पहले तो क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहे हैं, इफ 30% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.25 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सी, तो बताइए ए बी और सी का जो रेशो है वो क्या होगा, राइट। तो 30% यानी 30/100 ऑफ ए, 0.25 ऑफ बी, पॉइंट हटाऊंगी तो ये हो जाएगा 2500 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सी। अब ये यहाँ पर 1/5 है। मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था पिछले सेशन में, तो मैंने आपको कुछ फ्रैक्शंस बोले थे कि परसेंटेज के फॉर्म में याद कर लेना, गिनती के 4 या 5 ही बोले थे, जिसमें 1/4 था, 1/5 था, 7 था, 11 था, ये कुछ 3-4 फ्रैक्शंस मैंने आपको बोले थे। वो याद है 1/5 का परसेंटेज क्या था? 20%। 20%। 20%, यानी मैं इसको 20/100 लिख सकती हूँ। आई कैन राइट इट एज 20/100 ऑफ सी। क्या मुझे तीनों चीजें एक जैसी नहीं मिल गई हैं अब? यस मैम। ये सॉरी, ये मुझे, वेयर इज द हाइलाइटर, कहाँ गया मेरा हाइलाइटर? दिस इज 30/100, दिस इज 25/100 एंड दिस इज 20/100। डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, तीनों चीजें परसेंटेज में भी आ गई, डिनोमिनेटर भी क्या हो गया मेरा? सेम हो गया, ठीक है। तो 100 100 100 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 100 100 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 30A, 25B एंड 20C। 30A, 25B एंड 20C कैंसिल आउट करना जरा इसको, किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20। सो 6A, 5B एंड 4C। पहले यहां तक समझ में आया? यस मैम। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैंने क्वेश्चन देखा और मुझे क्वेश्चन में यहाँ परसेंटेज दिखा, यहाँ मुझे डेसिमल दिखा और यहाँ मुझे फ्रैक्शन दिखा। मैंने आपको बोला है तीनों ही अलग अलग है। पहले तो या तो तीनों को बराबर में ले आओ, तीनों को डेसिमल में लेके जाओगे पागल हो जाओगे, सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। या तो फ्रैक्शंस में ले आओ, परसेंटेज में ले आओ, और सबसे बेहतरीन रेशो में ले आओ, ठीक है। और क्योंकि हमें एंड में रेशो ही फाइंड आउट करना है, तो 30%, 25% और 1/5 का मैंने आपको परसेंटेज बताया है, वो 20% होता है। 20% ही 1/5 होता है, ठीक है। देन लास्ट में मैंने कॉमन फैक्टर से रेशोज को कैंसिल आउट कर दिया, और मतलब मैंने इनको क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। तो मेरा आ गया 6A, 5B एंड 4C, ठीक है। 6A, 5B एंड 4C, 6A, 5B एंड 4C। तो ऐसा नहीं है मेरा रेशो 6:5:4 है, ठीक है, ये बेवकूफ़ी मत कर देना। दिस इज नॉट माई आंसर, और ये तो वैसे पहली बात तो ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? हाउ विल वी सॉल्व इट? कोई बता सकता है? एलसीएम लेंगे। यस, एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये आया ना मैथ्स का टीचर, 6 5 एंड 4, ठीक है। सो यू जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ 6 5 एंड 4। मैं वैसे तो एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, मैंने उस दिन भी शॉर्टकट ट्रिक बताई एलसीएम की। जस्ट सी द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर 6 है, 6 की टेबल से शुरू हो जाओ,
6 2 ज़ा 12, 12 5 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से तो हो जाएगा, तो 12 नहीं आएगा एलसीएम। 6 3 ज़ा 18, 18 5 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। 6 4 ज़ा 24, 24 भी नहीं जाएगा। 6 5 ज़ा 30, 30 भी नहीं जाएगा। 6 6 ज़ा 36, 36 भी नहीं होगा। 6 7 ज़ा 42 भी नहीं होगा। 6 9 ज़ा 54, 5 नहीं होगा। 54 6 10 ज़ा 60, 65 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा। ठीक है, चाहो तो रेगुलर एलसीएम लेके देख लो, नहीं तो इसका एलसीएम 60 ही आने वाला है। ठीक है, द एलसीएम वुड बी 60। ठीक है, सो द एलसीएम इज 60। तो अब एलसीएम 60 आ गया, अब 60 को सबसे डिवाइड कर दो। तो 60 को 6 से डिवाइड कर दो, 60 को 5 से डिवाइड कर दो और 60 को 4 से डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 12 और ये आ जाएगा आपका 15। सो 10:12:15 वुड बी द फाइनल आंसर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से, 10:12:15। ठीक है, यस मैम। ठीक है। 654 आंसर मत मार्क करके आ जाना। ये यहाँ पर एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा उसको इन नंबर्स से हम क्या करते हैं, डिवाइड। बहुत दूसरे भी बहुत तरीके हैं इसको बताने के, पेयरिंग करके ए को बी के साथ पेयर करें, फिर बी को सी। इतना लंबा तरीका मत ही पढ़ो तो बेहतर ही है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वे टू डू द क्वेश्चन। ठीक है, सो एलसीएम लेके उस नंबर को सबसे डिवाइड कर दो, आपको आपके रेशोज जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 60 इज द कॉमन फैक्टर। ठीक है, here you will get the numbers which is where you will get the ratio which is 10:12:15। अच्छा था ये वाला क्वेश्चन, दिस। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसी टाइप का कभी आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आई होप क्लियर है सबको रेशोज एंड प्रोपोर्शंस। यस मैम।